चलिए आपका स्वागत है। हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। 2018 का GS1 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सेक्शन ए हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, सेक्शन बी हम लोग स्टार्ट करेंगे। सेक्शन ए में हम लोग देखा था कि भाई 10 नंबर के क्वेश्चन थे, सॉरी 8 नंबर के क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे हमने। और अभी देखिए 12-12 नंबर के क्वेश्चन होंगे और ये भी 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट ए बी में, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि इसको 200 वर्ड में लिखना होगा आपको, तो ये 10 क्वेश्चन हम लोग इस पार्ट में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या है, तो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको कहा कि उसको एक्सप्लेन करिए, ठीक है। समझ में आया हमको। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द स्पाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की बात चल रही है, ठीक है, वॉज बैडली इंजर्ड ड्यूरिंग 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के आने की वजह से इंडियन इकोनॉमी पे क्या बुरा प्रभाव पड़ा, उसके बारे में चर्चा करनी है, ठीक है। तो अब हम लोग वही सेम सवाल, इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे और फाइनली हम लोग नेक्स्ट में मेन पार्ट इसका क्या लिखेंगे, ये हमें डिस्कस करना है। देखिए, अब ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट आपको इंडियन इकोनॉमी पे देखना है। तो ब्रिटिश रूल से पहले क्या सिचुएशन था, प्री ब्रिटिश एरा। तो प्री ब्रिटिश एरा को डिस्कस करेंगे तभी तो हम बता पाएंगे कि भाई क्या खराब इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। प्री ब्रिटिश एरिया को डिस्क्राइब करना है और उसके बाद हम लोगों को पोस्ट ब्रिटिश भी डिस्कस करना है, ठीक है। ब्रिटिश के आने के बाद कैसा सिचुएशन हुआ वो डिस्कस करना है। तो ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। मेन जो हमारा है उसमें हमें लिखना है कि जो ब्रिटिश एम्पायर आता है, ब्रिटिश इंडिया के आने के बाद आप में अलग अलग डायमेंशंस में कौन कौन से चेंज है, कौन कौन से डायमेंशंस हम लोग देख सकते हैं, एक एक करके देख सकते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग बात कर सकते हैं इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री में क्या चेंज आया, एक्सपोर्ट इंडिया का कैसा था पहले, अभी क्या हो गया, ठीक है। इंडिया के एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे। मेनली एक बहुत बड़ा हिस्सा आपका ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ बात करेंगे। ऑब्वियसली इसमें आपके बहुत सारी बातें होंगी, ठीक है, डिस्कस करेंगे हम लोग एक करके इसको। इसके अलावा हम लोग मॉडर्नाइजेशन की बात कर सकते हैं कि आप ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारा मॉडर्नाइजेशन हुआ, ठीक है, ये बात कर सकते हैं, ठीक है। फाइनली हम लोग देखेंगे कि भाई सारी बुरी चीजें हुई कि कुछ बेटर चीजें भी हुई। तो हम लोग बात करेंगे एडवांटेजेस, ठीक है। एडवांटेजेस की फाइनल कंक्लूजन देते समय कुछ एडवांटेजेस भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि सारी बुराइयां नहीं, कुछ फायदा भी हुआ उनके आने का। तो ये सब चीजें हम लोग इस क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडस्ट्रीज के साथ। इंडस्ट्रीज के साथ क्या हुआ, तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे पास काफी, देखिए, हैंडीक्राफ्ट्स होते थे। हैंडीक्राफ्ट के साथ साथ देखिए कॉटेज इंडस्ट्री भी इंडिया की काफी अच्छी थी, कॉटेज इंडस्ट्री। तो ये सारे इंडस्ट्रीज जो थे ब्रिटिशर्स के आने के बाद पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिए गए, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिए गए। कैसे, क्योंकि भाई ये आपके गुड्स बनाते थे, ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते थे क्योंकि भाई हैंडमेड थे। तो वहां से ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ब्रिटेन से ऐसे गुड्स मंगवाए जो कि काफी चीप थे। भाई चीप इसलिए थे क्योंकि ये भाई मशीन से बने हुए थे। तो मशीन मेड चीप गुड्स के आने की वजह से ये सस्ते गुड्स तो आपका कौन खरीदेगा, भाई सब लोग अपना स्वदेशी सामान नहीं खरीदते थे लोग, ये विदेशी सामान खरीदने लग गए। तो ये विदेशी सामान खरीदने की वजह से आपका ये जो हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्री पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। ये डिस्ट्रॉय होने के बाद इसके बाद देखिए आपके ब्रिटिश नेशनल्स आते हैं। तो ब्रिटिश नेशनल्स ने अपना कुछ यहाँ पे इंडस्ट्री खोला इंडिया में, हेवी इंडस्ट्रीज नहीं लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज तो खोला ही, ठीक है। तो उनकी होगी मोनोपोली और हमारे देखिए हैंडीक्राफ्ट और कॉटेज इंडस्ट्री पूरी तरीके से समाप्त हो गया। तो ये हो गया हमारा इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट, जिसको लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की। सेकेंड इज ऑन विलेजेस। विलेजेस पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए सबसे पहले देखिए हमारे जो विलेजेस थे वो काफी हद तक अब सेल्फ सफिशिएंट थे, उनकी सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी हुआ करती थी। अब ब्रिटिशर्स आते हैं और ये जो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी को और ज्यादा गरीब करते हैं, इनको एक्सप्लॉइट करना चालू कर सकते हैं। कैसे, इनसे ढेर सारा आपका टैक्स वसूल के, लगान वसूल के, ठीक है, ढेर सारा इनसे टैक्स वसूलने लगे। तो ये जो सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी थी ये आपकी गरीब हो गई, इम्पोवराइज्ड। तो ये हमने देखा विलेजेस यहाँ से खत्म कर दिया। उसके बाद थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग आपका एक्सपोर्ट के बारे में। भाई एक्सपोर्ट तो तब होगा जब आपके पहले तो इंडस्ट्रीज हुआ करते थे, कॉटेज इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, तो वो काफी मात्रा में एक्सपोर्ट हुआ करते थे। लेकिन आपके अभी ऐसा हो गया है कि पूरी तरीके से ये वैनिश हो गया। क्यों, क्योंकि आपके इंडस्ट्रीज खत्म हो गए। आपके अगर इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएंगे तो कोई गुड तो एक्सपोर्ट होगा नहीं। एक्सपोर्ट क्या होता था, एक्सपोर्ट होता था रॉ मटेरियल जो कि
एक्सपोर्ट होता था ब्रिटेन, रॉ मटेरियल आपका इंग्लैंड में एक्सपोर्ट होता था, वहां के आपके इंडस्ट्रीज को फूल कर, जैसे कि रॉ मटेरियल, जैसे कि आपके टी एक्सपोर्ट होता था, कॉफी एक्सपोर्ट होता था, ठीक है। उसके बाद फाइनली ऑयल सीड्स आपके एक्सपोर्ट होते थे, और भी कुछ एक्सपोर्ट होते थे। तो ऐसे एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल के इंग्लैंड में होते थे वहां के इंडस्ट्रीज को फील करने के लिए, और कभी कभार वहीं से इंडस्ट्री से आपका फिनिश्ड गुड्स वो इंडिया में आपका भेज, मतलब एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, ठीक है। तो वो इंडियंस जो है वो गुड्स यूज करते थे ज्यादा दामों पे, मतलब अपने यहाँ के रॉ मटेरियल से बने हुए फिनिश गुड्स इंडिया यूज करते थे। तो ये एक तरफा आपका जो ट्रेड चल रहा है कि इंडिया से आपका कुछ भी एक्सपोर्ट हो तो नहीं रहा, लेकिन सारा इंपोर्ट इंडिया में आप लाते चले जा रहे हैं, ठीक है। और इनपे कोई भी फिनिश गुड्स जो बाहर से आते थे, इंग्लैंड से आते थे, उनपे कोई टैक्स भी नहीं लगाते थे, तो वो काफी सस्ते में यहाँ पे इंडिया में मार्केट में आ जाते थे, जिसकी वजह से आपका इंडियन मार्केट तो पूरी तरीके से फॉरेन गुड्स से ही भरा हुआ है, इंडियन गुड्स बिल्कुल खत्म हो गए। इस तरीके से देखिए आपका सबसे पहले ड्रेन ऑफ वेल्थ स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ बात करिए ड्रेन ऑफ वेल्थ की, उसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए ड्रेन ऑफ वेल्थ में सबसे पहले हमने देखा कि हमारा जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट बिल्कुल खत्म हो गया, और इंपोर्ट जो है आपका काफी ज्यादा हाई हो गया। आपके चीप गुड्स आने लगे, आपके चीप गुड्स आपका इंग्लैंड से बनके आने लगे, जिसकी वजह से हमारी लोकल इंडस्ट्री खत्म होती चली जा रही थी। और ऑब्वियसली इन गुड्स पे ड्यूटी फ्री आते थे, बहुत कम टैक्स लगाया जाता था। तो बेसिकली हमारा इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट है वो खत्म हो गया। एक्सपोर्ट हमने देखा कि केवल रॉ मटेरियल्स का ही होता था, बेसिकली रॉ मटेरियल्स के अलावा फिनिश गुड का एक्सपोर्ट आपका बंद हो गया। तो इस तरीके से इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, इंडिया में पैसा आ नहीं रहा, ठीक है। इंडिया को बेसिकली पैसा देके सामान खरीदना पड़ता है ना, वो पैसा कहाँ जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, अपना सामान इंडिया बना नहीं पा रही। तो एक तरीके से आपका एक तरफा ड्रेन ऑफ वेल्थ यहाँ पे चालू हुआ, ठीक है। अगर ये ड्रेन ऑफ वेल्थ हो जाएगा तो क्या आपका कैपिटल फॉर्मेशन हो पाएगा? कोई मतलब कोई पैसा बचेगा तभी तो कैपिटल बोलते हैं। मतलब अपने सारे जरूरत के सामान पूरे करने के बाद कुछ पैसा बचता है कैपिटल, जिसको हम कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, तब जाके हमारा डेवलपमेंट होता है। तो कोई भी कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया में हो ही नहीं रहा था, तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी डेवलप नहीं हो रहा था। तो देखिए ये दूसरी बात हो गई। और तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है आपके ड्रेन ऑफ वेल्थ का, वो है आपके एक कॉन्सेप्ट ऑफ होम चार्जेस। होम चार्जेस के नाम पे हमारे देश से लूट हो रहा है। होम चार्जेस कैसे? होम चार्जेस जैसे कि कोई लोन लिया इंग्लैंड ने, उसका इंटरेस्ट कौन पे करेगा? उसका इंटरेस्ट आता था इंडिया में जो इनकम कर रही है वो, उसी से वो इंटरेस्ट पे करती थी। कोई आपका वॉर हो रहा है बाहर, यानी कि बेसिकली आर्मी, ब्रिटेन की आर्मी कोई खर्चा कर रही है बाहर, तो उसका भी आपके जो पैसा आएगा कहां से आएगा? इंडिया से आएगा। इवन जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स थे, उनकी जो सैलरी कहां से आती थी? इंडिया के जो नेशनल इनकम से आती थी। उनका पेंशन कहां से आता था? उनका पेंशन भी इंडिया के में जो इनकम कर रहे हैं उनसे आता था। तो करीबन इंडिया से जो इनकम हो रहा है, इंडिया का जो इनकम है, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया का करीबन 10% आपका होम चार्जेस में चला जाता था। बहुत बड़ा हिस्सा आपका होम चार्जेस में चला जाता था। तो ये सारे जो रीजन है, इनकी वजह से हम कह सकते हैं इंडिया का ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था प्रॉपर तरीके से। अब कहानी को थोड़ा और बढ़ाते हैं, यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी हमने एग्रीकल्चर डिस्कस ही नहीं करा। देखिए एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जा रहा था, ठीक है, क्योंकि आप टैक्स तो ले ही रहे हैं, एग्रीकल्चर पे आपका टैक्स लिया जा रहा है। लेकिन अगर गलती से आपके क्रॉप फेलियर हो जाए, आपका क्रॉप फेल हो जाए, तो क्रॉप फेलियर होने की वजह से क्या आपको टैक्स माफी मिलती थी? नहीं, क्रॉप फेलियर होने के बावजूद भी आपको टैक्स देना पड़ता था। और इंडिया में आपका रिपीटेड फैमाइन इसलिए आते थे क्योंकि आपके एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए कोई भी एफर्ट्स आपके नहीं लिए जाते थे बाय द ब्रिटिश पीपल। ब्रिटिश कोई भी एफर्ट नहीं लेते थे एग्रीकल्चर के लिए, इवन एफर्ट तो लेते नहीं थे, टैक्स अलग से लेते थे, ठीक है। क्रॉप फेलियर की वजह से, तो इन सब चीजों की वजह से इंडिया में देखा गया रिपीटेड आपकी भुखमरी होने लगी, रिपीटेड फैमिन आप देखते थे इंडिया में होने लगा बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर फेलियर। तो इसके अलावा 16 to 17 सेंचुरी की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे इंडिया काफी डेवलप कंट्री हुआ करता था, काफी ज्यादा मॉडर्न कंट्री हुआ करता था और इंडस्ट्रियली एडवांस्ड कंट्री हुआ करता था इंडिया, ठीक है, 16 to 17 कंट्री में। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद देयर वाज लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन करने के लिए कोई भी एफर्ट नहीं लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है, ये भी देख लिया, लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन भी हमने देख लिया। तो इंडिया में लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इसकी वजह से काफी ज्यादा कम हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा लो हो जाता है इंडियंस का।
ठीक है, और लोग ज्यादा हेवीली डिपेंडेंट हो गए एग्रीकल्चर पे। इसका डेटा देखिए, 1818 में 61% आपके जो लोग थे वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। और यही अगर हम लोग बात करते हैं आपका 1947 में, आजादी के टाइम पे, 1947 में जब इंडिया आजाद होता है तब हम लोग देखते हैं 73% ऑफ पीपल वेर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस धीरे धीरे आपका बढ़ता चला जाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि ब्रिटिशर्स के आने की वजह से सारे नुकसान भी हुए हैं। कुछ हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस की, कुछ फायदे भी तो हुए होंगे ब्रिटिशर्स के आने की वजह से। तो इन फायदों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला फायदा जो हमारा था वो था हमारा 1853 में सबसे पहला रेलवे लाइन लगाया गया। ये रेलवे लाइन कहां से कहां तक लगाया गया, तो ये आप लोगों को पता होगा, बॉम्बे टू थाने लगाया गया। बॉम्बे टू थाने लगाया गया तो इससे फायदा क्या हुआ, तो बेसिकली ब्रिटिश ने लगाया था कि कोई भी गुड्स, उनके जो गुड्स आते हैं इंपोर्टेड गुड्स या रॉ मटेरियल्स आपका इंटीरियर से, बाहर पोर्ट से आपको इंग्लैंड ट्रांसपोर्ट करना है, इन सब के लिए आपके रेलवे लाइन की जरूरत पड़ेगी ना। तो अपना फायदा करने के लिए ब्रिटिशर्स ने रेलवे लाइन लगाया था। लेकिन इससे कुछ इंडिया का भी फायदा हुआ। पहली चीज क्या हुई, कनेक्ट हुआ, लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हुए, ठीक है। पीपल टू पीपल आपका कॉन्टैक्ट बढ़ा, पीपल टू पीपल आपका जो कनेक्शन है इन रेलवे के थ्रू बढ़ा। इवन आपका लोगों से, आपका लीडर्स के से जो कनेक्ट है, जो आपके लीडर्स थे उनके साथ भी कनेक्शन बढ़ा, ठीक है। क्योंकि भाई लीडर मान लीजिए भाषण दे रहे हैं, दूसरी जगह से लोग वहां पर भाषण सुनने आएंगे ना, आएंगे कैसे, रेलवे लाइन पकड़ के तो आएंगे। वहां पे आपस में भी आप बात करेंगे, भाई कोई आसाम का व्यक्ति है, कोई महाराष्ट्र का व्यक्ति है, लेकिन ट्रेन में एक साथ बैठा हुआ है, तो बातचीत करेगा, एक दूसरे कल्चर के बारे में जान पाएगा, लोग इससे एक दूसरे के पास आए। और ये बेसिकली यूज हुआ आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म में, राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ, इससे नेशनलिज्म की भावना लोगों में बढ़ती चली जा रही है। तो सेकंड फायदा हुआ वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑफ स्टीम शिप्स। तो स्टीम से चलने वाले जो समुद्री जहाज है, स्टीम शिप्स, इनका भी जो इंट्रोडक्शन है वो भी ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में कराया गया, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो 1853 में ही आपका पहली बार टेलीग्राफ लाइंस लगे, टेलीग्राफ लाइन। इन टेलीग्राफ लाइंस की वजह से आपका जो कम्युनिकेशन लाइंस ओपन होते हैं, ठीक है, तो टेलीग्राफ लाइंस हमने देखा। चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो एक पोस्टल सिस्टम, पोस्टल जो सिस्टम इंडिया का है वो भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश इंडिया की ही देन है। आपका 1766 में आपके रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर जनरल थे, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ही चालू किया गया आपका पोस्टल सिस्टम, जिसको बाद में 1774 में डेवलप किया गया बाय वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की। तो भाई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, तो एडमिनिस्ट्रेशन चलाया किसके द्वारा जाता था, सिविल सर्वेंट्स के द्वारा ही चलाया जाता था। हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्वेंट्स बनने की, तो वहां पे जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग कहाँ पे मिलती थी, तो 1800 में खोला गया आपका फोर्ट विलियम कॉलेज। अब इस फोर्ट विलियम कॉलेज में क्या हुआ, आपको ट्रेनिंग दी गई, आपको ट्रेनिंग दी गई किसको, आप गेस कर सकते हैं, सिविल सर्वेंट को। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता था, जो सिविल सर्वेंट थे वो क्या कहते थे, साइड बाय साइड प्राइवेट ट्रेड किया करते थे, आपका प्राइवेट ट्रेड भी कर लिया करते थे, ठीक है, जिससे करप्शन का प्रॉब्लम बढ़ने लगा था। लेकिन फिर ये जो प्राइवेट ट्रेड को बंद करा दिया गया और इनकी जो सैलरीज है, इनकी सैलरीज को काफी हाइक दे दी गई, बढ़ा दी गई, और कहा कि भाई सैलरी तो आप ज्यादा लीजिए लेकिन आप कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते यहाँ पे आके। तो ये जो आपका काम कर किया गया, जिसके द्वारा किया गया, कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया। तो उसके बाद देखिए इंडियंस को पहले तो अलाउ नहीं किया जाता था, लेकिन 1853 में, और कोई एग्जाम भी नहीं होता था, 1853 में आपका चार्टर एक्ट आता है। ये जो चार्टर एक्ट है, इस चार्टर एक्ट में ऐसा बताया गया कि अब से जो एग्जाम्स होंगे, ओपन एग्जाम्स होंगे सबके लिए, ठीक है, सबके लिए, यानी कि इंडियंस भी इसमें अलाउड होंगे, ठीक है, इंडियंस ऑल्सो, इसमें इंडियंस भी आपके अलाउड होंगे एग्जाम देने के लिए। तो इंडियंस के लिए भी ओपन किया गया चार्टर एक्ट 1853 में, ठीक है। तो अब इंडियंस भी आते हैं सिविल सर्विसेज में और उनकी भी ट्रेनिंग होती है, एडमिनिस्टर कैसे किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी भी ट्रेनिंग होती है। तो ये एक अच्छा काम हुआ ब्रिटिशर्स का। इसके अलावा देखिए आपका मैकुले का लॉ कमीशन बैठता है। तो हमें पता है कि लॉ कमीशन बैठता है किसका, मैकुले, और ये जो है मैकुले का लॉ कमीशन कोडिफाई करता है किसको, कोडिफाई करता है सबसे पहले आपका 1859 में कोडिफाई किया गया क्या, सिविल प्रोसीजर कोड। उसके बाद आता है 1860 में इंडियन पीनल कोड को कोडिफाई किया गया। उसके बाद 1862 में
कोडिफाई किया गया CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसको भी लॉ कमीशन के द्वारा आपका कोडिफाई किया जाता है। ये तो बात होगी एडमिनिस्ट्रेशन की। अब कुछ सोशल चेंजेस भी लाए गए बाय ब्रिटिश इंडियंस, ठीक है। उन सोशल चेंजेस के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। सोशल चेंजेस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। अगर हम बात करें इसकी मॉडर्न एजुकेशन की, तो इसमें आता है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट किसका? चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 1813 में चार्टर एक्ट आता है। इसमें एजुकेशन को डेवलप करने के लिए कुछ पैसे अलॉट करने की बात करते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ पैसे अलग रखें एजुकेशन को डेवलप करने के लिए। इसके बाद आता है मैक्यूलेज मिनट। 1835 को आपके मैक्यूले मिनट्स आते हैं। ये बात करते हैं आपका किस तरीके से मॉडर्न एजुकेशन दिया जाएगा लोगों को। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है मॉडर्न एजुकेशन के लिए, मैक्यूलेज मिनट्स ऑफ 1835। फिर आपका सेकंड पॉइंट सोशल चेंज में हमने कहा कि कई सारे आपके सोशल रिफॉर्म्स लाए गए, जैसे कि बंगाल सती रेगुलेशन ऑफ 1829। तो सती रेगुलेशन जिसके द्वारा लाया गया था, विलियम बेंटिंग के टाइम पे लाया गया था 1829 में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856 आ जाता है, ठीक है। देखिए हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट हो गया, सती रेगुलेशन हो गया। इसके अलावा इससे पहले भी एक एक्ट आया था आपका 1804 में, क्या था? प्रोहिबिशन ऑन फीमेल इन्फेंटिसाइड। प्रोहिबिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड ऑफ 1804, ठीक है। तो ये जो आपके तीन जो पॉइंट्स हैं ये याद रखिएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा याद नहीं होता है, क्योंकि फीमेल इन्फेंटिसाइड को भी रोका था, मतलब फीमेल बच्चियों को मार दिया जाता था, इस प्रथा को भी रोका था बाई 1804। ये लॉ पास हुआ था, प्रोहिबिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड। तो ये कुछ आपके लॉज हो गए और सोशल रिफॉर्म। तो ये सोशल चेंजेस भी ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया है, तो कुछ एडवांटेजेस भी हैं। देखिए अगले सवाल पे आते हैं, हमारा 12वां क्वेश्चन। ये बात करता है डिस्कस द रोल ऑफ हिटलर इन ब्रिंगिंग अबाउट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यहाँ बात समझ में आ रही है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बात करनी है हमें और बताना है कि भाई रोल ऑफ हिटलर क्या था इन ब्रिंगिंग अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। चलो ये डिस्कस हम लोग कर लेंगे। अच्छा, तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है? तो इंट्रोडक्शन में हम लोग लिख देंगे कि भाई किस तरीके से जो हिटलर है, हाउ हिटलर केम टू पावर। पहले बात जब हम लोग कर लेते हैं कि भाई हिटलर पावर में क्यों आया, उसके बाद हम लोग हमारे मेन जो कंटेंट है उसको लिखेंगे। मेन कंटेंट में हमें क्या लिखना है? अब हिटलर पावर में आ तो गया, अब इसने ऐसा क्या किया जिससे आपका वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आने के साथ साथ इसने क्या क्या एक्शंस लिए हैं जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पोर्शन हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन में। हमें बताना है कि हिटलर पावर में क्यों आया, कब आया, पहले समझते हैं। तो 1933 में आपका हिटलर बेसिकली पावर में आता है। क्यों आता है? क्योंकि उस समय उसकी कंट्री में काफी ज्यादा डिसकंटेंट चल रहा था, लोगों में काफी डिसकंटेंट था अब डिसकंटेंट के साथ ही साथ ये भी था कि काफी पॉलिटिकल इनफाइटिंग थी, काफी पॉलिटिकल फाइटिंग हो रही थी बीच में, पार्टीज के बीच। तो ऐसे सिचुएशन में हिटलर आता है और पीपल के जो डिसकंटेंट को इसने अपने फेवर में चैनलाइज कर दिया, ठीक है, और पॉलिटिकल पावर गेन कर लिया आपका जर्मनी में, ठीक है। फिर हिटलर ने कुछ ऐसी बातें करी, कुछ एक्शंस की बात करते हैं। मेन वाले जो मेन कंटेंट पे आ जाते हैं, इसके कुछ एक्शंस थे, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। भाई सबसे पहले तो भाई पीपल में डिसकंटेंट तो बढ़ ही रहा था, तो सबसे पहले अटैक करना चालू किया आपका हिटलर ने। किसको? ट्रीटी ऑफ वर्साइस को। ये हो गया ट्रीटी ऑफ वर्साइस, प्रोनाउंस करते हैं इसको वर्साई। फ्रांस में एक सिटी है जिसके नाम पे ट्रीटी थी, जो कि आपका बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 के बाद साइन की गई थी, जिसमें बहुत सारे कंडीशंस लगा दिए गए थे जर्मनी के ऊपर। तो इन कंडीशंस को पहले अटैक किया इन्होंने, भाई जर्मन नेशनलिज्म की भावना जगाई और कहा कि ये जो वर्साई है ये हमारे लिए काफी बड़ा इंसल्टिंग है, तो इसको अटैक करना चालू किया। और इस ट्रीटी में कहा था कि भाई आपका रीआर्ममेंट नहीं कर सकते, तो इसको पूरी तरीके से डिसरिगार्ड कर दिया, दोबारा रीआर्ममेंट चालू कर दिया, ठीक है। तो जो बैन लगा था ट्रीटी ऑफ वर्साई में कि आप आर्ममेंट अपने नहीं बना सकते, तो उसको पूरी तरीके से डिसरिगार्ड कर दिया और उन्होंने अपने ट्रूप्स को बढ़ाना चालू कर दिया। अब यहाँ पे कुछ और हम लोग फैक्ट देखते हैं। 1936 में हिटलर ने अपने ट्रूप्स इकट्ठा करना चालू कर दिए। कहाँ पे? राइनलैंड में। तो राइनलैंड बेसिकली एक एरिया है जर्मनी का जहाँ पे हिटलर ने अपने ट्रूप्स गैदर करना चालू किया। उसके बाद 1938 में जब आपका बेसिकली आपके स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया, स्ट्रेंथ ऑफ आर्मी, उसकी नेवी और एयरफोर्स,
तीनों का जो स्ट्रेंथ है ये आपका हिटलर धीरे धीरे अपना इंक्रीज करता चला जाता है। जब काफी ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो अब 1938 में ऑस्ट्रिया पे अटैक करके ऑस्ट्रिया को जीत लेता है। ठीक है, ऑस्ट्रिया अब जर्मनी का पार्ट हो गया, जर्मनी से यूनाइट हो गया। 1938 में ऐसा करता है। ठीक है, चलो फिर पूरा वर्ल्ड शांत रहता है, कुछ नहीं करता। उसके बाद धीरे से वो 1939 में जर्मनी के पास चेकोस्लोवाकिया को भी कैप्चर कर लेता है। ठीक है, ये है वही चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, इसको प्रोनाउंसिएशन ऐसे करेंगे, पहले बोलेंगे चेको, फिर बोलेंगे स्लोवाकिया, हो गया चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया को कैप्चर करता है, फिर चेकोस्लोवाकिया को हिटलर कैप्चर करता है, तो भी भाई वर्ल्ड शांत रहती है कि चलो ठीक है रुक जाएगा। फिर देखिए होता है 1940 का समय आता है, 1939 में ही 1939 हिटलर अटैक कर देता है। कहाँ पे? पोलैंड पे। अब जैसे ही पोलैंड पे हिटलर अटैक करता है, तुरंत लोग कहते हैं कि बस अब बहुत हो गया, और पोलैंड के अटैक के साथ ही आपका जो वर्ल्ड वॉर जो सेकंड का है आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकंड आपका स्टार्ट हो जाता है। अब एक और प्रूफ आपको देते हैं जो ये प्रूफ करता है कि जो हिटलर है वॉर हमेशा चाहता था। हिटलर की एक किताब है जिसका नाम है मेन कैंप, आपने सुना होगा। तो मेन कैंप में हिटलर ये कहता है कि वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है किसको? ही वांटेड टू डिस्ट्रॉय कम्युनिज्म डिस्ट्रॉय करना चाहता। तो इसके अलावा कम्युनिज्म डिस्ट्रॉय करना चाहता था और यूएसएसआर को कंट्रोल करना चाहता था। ठीक है, ऐसी मंशा थी आपका हिटलर की, जो उसने अपने जो ऑटोबायोग्राफी है मेन कैंप उसमें मेंशन किया है। तो इसका मतलब ये साबित होता है कि वो वॉर चाहता था, ही वांटेड वॉर, वो वॉर चाहता था। और ये एक बहुत बड़ा रोल है कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका स्टार्ट होता है। हिटलर की एक चाहत, वॉर करने की चाहत आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर को स्टार्ट करने में मदद करती है। तो ये सारी मेन बातें हैं इस क्वेश्चन में हमें लिखनी है। कुछ और बातें भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कई सारे अलायंसेस बनना चालू होता है, अलायंसेस का फॉर्मेशन चालू होता है। खैर ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो क्योंकि यहाँ हम रोल ऑफ हिटलर की बात कर रहे हैं। ठीक है, रोल ऑफ हिटलर की बात यहाँ पे कंप्लीट हो गई। इसी को आपको एलाबोरेट करके 200 वर्ड में कंप्लीट करना है आंसर को। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए सिचुएशन ऐसा भी था, कई सारे अलायंसेस बन रहे थे उस समय। ये थोड़ा क्वेश्चन से अलग हटके कर रहे हैं, चाहे तो क्वेश्चन के बीच में फिट कर सकते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन के मेन टॉपिक थोड़ा सा हटके है, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देखिए मेन रीजन आपके वर्ल्ड वॉर 2 के तो कुछ अलायंसेस हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इंपीरियलिज्म का वाला कॉन्सेप्ट भी बढ़ रहा था, यूरोप में इंपीरियलिज्म के लिए आपका फाइट हो रहा था। ठीक है, और ये जो वॉर है जर्मन पीपल का पूरा सपोर्ट था, तो जर्मन जो लोग हैं उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करते में थे, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है आपका वॉर का। और ऑब्वियसली जो आपका ट्रीटी ऑफ वर्साई है, ट्रीटी ऑफ वर्साई भी एक रीजन। और एक पॉइंट और है, ये तो आप लिख भी सकते हैं कि देखिए 1939 में हमने कहा कि पोलैंड पर अटैक होता है, और 1941 तक हिटलर जो है कैप्चर कर लेता है बहुत बड़ा पार्ट। ठीक है, हिटलर काफी सारे कैप्चर कर लेता है एरियाज ऑफ यूरोप। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हम लोग फिनिश कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। एनालाइज करना है आपको, एनालाइज करेंगे हम लोग। क्या एनालाइज करेंगे? रिवोल्ट ऑफ 1857 को। अच्छा चलो ठीक है, इसको एनालाइज कैसे करना है, किस पे फोकस करना है कि एक टर्निंग पॉइंट है इन इंडियन हिस्ट्री। टर्निंग पॉइंट है मतलब क्या बदला इसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, सीधा सीधा हमको समझ में आता है कि हमको बताना है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में कुछ बातें बतानी है। मोस्टली कि ये आपका फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों था। ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसको क्यों कहते थे लोग। ठीक है, इसके बारे में कुछ हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए इंट्रोडक्शन हो गया। अब मेन पॉइंट में ये प्रूव करना है कि ये टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट मतलब क्या हुआ कि 1857 के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, आपके कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस करने हैं कि 1857 की वजह से क्या क्या चेंजेस आए आपके इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, ये आप लिख देंगे तो इंट्रोडक्शन भी हो गया और ये कॉन्सिक्वेंसेस से आपका मेन कंटेंट आ जाएगा। फिर आप ऑब्वियसली इसको कंक्लूड कर देंगे कंक्लूजन में। ठीक है, कुछ पॉइंट्स लेकर। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले भाई इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इसको इंडिपेंडेंस आखिर बोला किसने था? तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला था बाय विनायक दामोदर सावरकर। तो सावरकर जी ने कहा था कि भाई ये सबसे पहला फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। क्यों ऐसा बोला था? क्योंकि इसका स्प्रेड काफी ज्यादा था। इसका स्प्रेड आपका काफी ज्यादा था, यहां तक कि आप देखिए इसका स्प्रेड की अगर की बात करें तो एक तो होता है जियोग्राफिकल स्प्रेड। जियोग्राफिकल स्प्रेड भी आपका काफी ज्यादा था। बेसिकली इसको दिल्ली से लेके पूरा बंगाल तक हर जगह आपका नॉर्थ इंडिया में ये अच्छे से स्प्रेड हुआ। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगर बात करें इसके सोशल इम्पैक्ट
ठीक है। इसका सोशल स्प्रेड भी काफी ज्यादा था, बहुत सारे सोशल जो आपके डेमोग्राफिक ग्रुप्स हैं इस पर्टिकुलर जो रिवोल्ट है उसके साथ जुड़े। कौन कौन है भाई, देखिए फार्मर्स जो जुड़े, ठीक है, फार्मर्स है जिनका आपका इंडस्ट्री खत्म कर लिया था, उससे जो पीड़ित थे, ठीक है। इसके अलावा जो आर्मी में लोग थे जो डिस्क्रिमिनेशन वगैरह झेल रहे थे, तो काफी हद तक पूरे सोसाइटी में ये आपका फैलता है रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। इसलिए इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहना काफी सही रहेगा, ठीक है। और इसके बाद काफी सारे चेंजेस आ गए, कॉन्सिक्वेंसेस आ गए, ठीक है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस को हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो ये हमारा मेन पार्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं आपका मेंस का आंसर राइटिंग डिस्कस कर रहा हूँ, तो एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकिन लिखने का तरीका और अगर डिफरेंट तरीके का सोचने का तरीका आपका हो तो वो भी रख सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी अगर आपके दिमाग में है तो वो भी रख सकते हैं, ठीक है। आंसर राइटिंग एक तरीके से एक क्रिएटिव चीज है, ठीक है। तो आपके अंदर अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप डालना चाहते हैं इसमें, ऑफकोर्स अपने आंसर में उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये कोई ऐसा लकीर का फकीर वाला सिस्टम नहीं है कि जो बोल दिया वो बोल दिया, अब इससे बाहर कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन कम से कम इतना मैं आपको मैटर दे रहा हूं कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा या इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा तो कुछ फैक्ट्स, कुछ बातें, कुछ पॉइंट आप लोग आंसर में इजीली लिख पाए, ठीक है। ये हमारा उद्देश्य है इस पर्टिकुलर सेशन का, मेंस राइटिंग का। आई होप बात मैं क्लियर कर पा रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए कॉन्सिक्वेंसेस तो क्या क्या चेंजेस आए भाई। सबसे पहले आप कहेंगे गवर्नेंस में चेंज आया। गवर्नेंस में क्या चेंज आया भाई, पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल क्या करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो पूर्णतः खत्म कर दिया गया है और बोला गया कि अब से राजा कौन होगा, राजा होगा क्वीन, मतलब क्वीन के अंडर होगा सब सारी चीजें। तो ये करने के लिए एक एक्ट पास हुआ था, क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1958, ये वाला एक्ट पास हो गया। कब पास हुआ था, 2 अगस्त ऑफ 1958 को ये एक्ट पास हो जाता है। और इस एक्ट से पहली बात तो ये बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी अब से खत्म, ठीक है। इसके अलावा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ गया, ठीक है, आपका वाइस रॉय आ गया, ठीक है। और ये दोनों आपके विल बी अंडर द ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ये होंगे, ठीक है, इसके अंडर आएंगे। तो सबसे पहला ये चेंज आता है गवर्नेंस में, सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब सेकंड चेंज क्या करा, सेकंड इन्होंने जो चेंज करा वो था कि आपके किंग्स जो भी राजा थे, ठीक है, या जमींदार थे, तो जमींदार और राजाओं को कहा कि अब हम इन लोगों को तो परेशान करना बंद कर देंगे। यानी कि बेसिकली एनेक्सेशन, ये राजाओं की बात करें, अगर किंग्स की बात करें तो जो एनेक्सेशन की पॉलिसी पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म कर दी जाती है। इसके अलावा क्या खत्म किया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो पॉलिसी थी जिसके कारण काफी लोगों में विद्रोह हुआ, उसमें आपका रानी लक्ष्मीबाई भी शामिल थी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को तो पहली बार खत्म कर दिया गया और भाई राजाओं और जमींदारों को बताया कि देखिए आपको हम परेशान करेंगे नहीं, आपको बस एक्ट करना है एज आवर सबऑर्डिनेट, हमारे नीचे एक्ट करना पड़ेगा, बाकी आप अपना रूल चला सकते हैं, ठीक है। आपका जो राइट ओवर द लैंड है उसको हम इंटैक्ट, आपके जमीन पे जो अधिकार है उस पर हम कब्जा नहीं करना चाहते हैं, हमारे सबऑर्डिनेट बनकर आप यहाँ पे रूल करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट था ये था आपका सोशल इश्यूज में। पहले देखिए सोशल इश्यूज में काफी सारा लॉज वगैरह पिछले क्वेश्चन में देखा हमने ना कि इन्होंने सती को एबॉलिश करवाया और डिफरेंट सोशल रिफॉर्म्स की बात करी, विडो रीमैरेज की बात करी, फीमेल इंफेंटिसाइड्स को रोकने की बात करी, तो ये सारी बात करी। अब इन्होंने कह दिया कि भैया सोशल जो इनके इश्यूज हैं उसमें हम लोग कोई भी जैसे प्रोग्रेसिव पॉलिसी लाने की कोशिश नहीं करें। यहाँ पे इन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई प्रोग्रेसिव पॉलिसी, जैसे कि देखिए सती एबॉलिशन वाला पॉलिसी था, आपका विडोज का रीमैरेज का पॉलिसी था, तो ऐसे कुछ भी पॉलिसी हमें नहीं करना है। और साथ ही साथ हमको ऑर्थोडॉक्सी जो है, ऑर्थोडॉक्सी को बढ़ावा देना है, ठीक है, ऑर्थोडॉक्सी को हम लोग प्रमोट करें। और साथ ही साथ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी का आ जाता है, वो है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड करना है लोगों को और रूल करना है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से हम लोग को काम करना है, ये वाला पॉलिसी भी स्टार्ट हुआ। तो ये तो हो गए सोसाइटल चेंजेस, ठीक है। अब और क्या चेंजेस आ गए, रिलीजियस चेंजेस। भाई उन्होंने कहा कि हम लोग किसी भी प्रकार से रिलीजन में इनके कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी लागू की इन्होंने। और फाइनली इन्होंने कुछ चेंजेस किए आर्मी में, क्योंकि आर्म्ड रिवॉल्ट ही तो था, आर्मी का रिवॉल्ट ही था, तो आर्मी में कुछ चेंजेस किए। पहली बात उन्होंने कही कि देखिए जो भी यूरोपियन सोल्जर्स थे, यूरोपियन सोल्जर्स पहले काफी कम थे, उसके बाद यूरोपियन सोल्जर्स की मात्रा, जो नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स बढ़ा दिए गए।
दूसरी बात, आर्टिलरी वाला जो डिपार्टमेंट था ये किसी इंडियन के अंडर तो नहीं छोड़ा, सारे वो पूरा ब्रिटिश के अंडर ही आ गया, ठीक है। अब इसके अलावा आपका जो ऑर्गेनाइजेशन था आर्मी का, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कम्युनल लाइंस पे कर दिया गया, अलग अलग रिलीजन के अलग अलग रेजिमेंट बना दिए गए, तो कम्युनल लाइंस में ऑर्गेनाइज किया गया। अब देखिए चौथा जो इसका पॉइंट है, सब पॉइंट, वो ये है कि जो आर्मी है उसका जो रिक्रूटमेंट है थोड़ा सा उसका पैटर्न चेंज किया गया। जैसे जो हमारा रिवोल्ट था, रिवोल्ट में जैसे अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया और जो तो इन सब के कारण आपका रिवोल्ट हुआ था ना, तो यहाँ से रिक्रूटमेंट आपको बंद कर दिया था, ठीक है, और रिक्रूट कर दिया इन्होंने चालू आपके गुरखाज, सिख्स और पठान वगैरह का रिक्रूटमेंट चालू किया। तो देखिए अवध से, बिहार से, सेंट्रल इंडिया से, साउथ इंडिया से कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं लोग, और मेन रिक्रूटमेंट इन्होंने चालू किया किसका, गुरखाज का, ठीक है, गुरखाज नेपाल के, ठीक है। इसके अलावा सिख रेजिमेंट, ठीक है। इसके बाद पठान का भी इन्होंने रिक्रूटमेंट चालू किया, तो इनका रिक्रूटमेंट ऑन, इनका रिक्रूटमेंट बंद, ठीक है। ये कुछ चेंजेस आ गए। देखिए इसके अलावा लोगों में 1857 रिवोल्ट के बाद नेशनलिज्म की भावना और ज्यादा पैदा होती है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर जो आपका रिवोल्ट था, इससे लोगों ने इंस्पिरेशन लिया, इस रिवोल्ट से काफी लोगों ने इंस्पिरेशन लिया। आगे के जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके लिए 1857 का रिवोल्ट एक इंस्पिरेशन पैदा करने वाला एक इवेंट था। तो इस क्वेश्चन को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, एक कंक्लूजन लिख के आप अभी खत्म कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 14 क्वेश्चन। क्या बात कर रही है आप, सेकुलरिज्म as an orientation and asset of practices is indispensable to India's future as liberal democracy, ठीक है। यहाँ पे एक शब्द है लिबरल डेमोक्रेसी, ठीक है। लिबरल डेमोक्रेसी के लिए क्या इंडिस्पेंसिबल है, ठीक है, सेक्युलरिज्म एज अ ओरिएंटेशन और एज और प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो सेक्युलर ओरिएंटेशन किसका, स्टेट का सेक्युलर ओरिएंटेशन और सेक्युलरिज्म के प्रैक्टिस, ये जरूरी है किसके लिए, आपका लिबरल डेमोक्रेसी होने के लिए, ठीक है। अब देखिए हमको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि लिबरल डेमोक्रेसी क्या होता है, ठीक है। इसको भी मेंशन तो करेंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन मेन पार्ट में मेंशन करेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, तो ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन में हमें कुछ बात बतानी पड़ेगी सेक्युलरिज्म के बारे में। भाई सेक्युलरिज्म को डिफाइन करने की तो आई गेस जरूरत नहीं है, एक सेंटेंस लिख सकते हैं सेक्युलरिज्म क्या है, लेकिन इंपॉर्टेंस की बात बतानी है आप, इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है ये आप एक शॉर्ट में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन आपका कंटेंट आएगा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। डिटेल में किसको एक्सप्लेन करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्युलरिज्म, तो ठीक है। इसके अलावा आपका सेक्युलरिज्म के चैलेंजेस भी मेंशन कर सकते हैं, चैलेंजेस भी हम लोग शॉर्ट में मेंशन कर सकते हैं। और फाइनली हम लोग को कंक्लूड करना है, जो हम लोग कंक्लूजन देंगे, कंक्लूजन में हम लोग को बात बतानी है कि आपका सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी का क्या रिलेशन है। तो भाई सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी का एक रिलेशनशिप बता के कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारी कहानी को हम लोग यहाँ पे प्रारंभ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, जैसे कि हमने बताया इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्युलरिज्म, तो यहाँ पे आप लिखिए कि हमारी जमात जो कंट्री है वहाँ पे काफी ज्यादा रिलीजियस डाइवर्सिटी है, काफी सारे रिलीजन यहाँ पे रहते हैं, रिलीजियस डाइवर्सिटी है। तो ऐसे कंट्री जहाँ पे बहुत सारे रिलीजन रहते हैं, इसमें हमें एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। किसमें, हमें एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। क्यों बैलेंस, किसके बीच में, बिटवीन द स्टेट के बीच में और जितने भी हमारे रिलीजियस ग्रुप्स हैं कंट्री में, इनके बीच में, रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में आपका एक बैलेंस सेट करने के लिए आपका एक सेक्युलरिज्म की काफी ज्यादा जरूरत होती है। क्योंकि कंट्री को हमें बनाना है तो हमें यूनिटी मेंटेन करने की जरूरत है। कंट्री में यूनिटी होनी चाहिए, किसके बीच में, आपके सारे रिलीजियंस के बीच में। सारे रिलीजियंस, यहाँ 3 चीजें मेंशन की, कई सारे रिलीजन है, बहुत सारे कास्ट है, काफी ज्यादा लैंग्वेजेस की बोली जाती है, तो इन सब में आपका यूनिटी मेंटेन रखना है। तो ये यूनिटी मेंटेन आपको रखने के लिए आपका एक सेक्युलर आइडेंटिटी होना जरूरी है, सेक्युलर आइडेंटिटी होना जरूरी है आपके सरकार का, तभी इस प्रकार की यूनिटी बन सकती है। नहीं तो लोगों में आपका डिसओरिएंटेशन और डिससेटिस्फैक्शन की भावना पैदा हो जाएगी, जो हमारे कंट्री के यूनिटी के लिए एक ठीक बात नहीं है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। ये होगा आपका इंट्रोडक्शन वाला। अब हम लोग थोड़ा डिटेल डिस्कशन यहाँ पे कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, देखिए क्यों जरूरी है सेक्युलरिज्म,
कंट्री में आपका पीस और हार्मनी मेंटेन रहे, ठीक है, लोग डिससेटिस्फाइड ना हो, ठीक है। इसके अलावा चेक पावर्स ऑफ मेजोरिटी, मतलब चेक पावर्स, जो मेजोरिटी की पावर्स हैं उनको कंट्रोल करना है। मेजोरिटी की पावर ऐसी नहीं होनी चाहिए मेजोरिटी को सारे पावर दे दिए और वो माइनॉरिटी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार का सिचुएशन नहीं होना चाहिए। हमें चेक करना है पावर्स ऑफ माइनॉरिटी। इसके अलावा हमें प्रोटेक्ट करना है माइनॉरिटी राइट्स, ठीक है, प्रोटेक्ट माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटी राइट्स को प्रिवेंट करना है और ये देखना है कि जो मेजोरिटी की पावर काफी ज्यादा ना हो जो आपका माइनॉरिटी को एक्सप्लॉइट करे। तो ये काम हो सकता है अगर हमारा कंट्री सेकुलर है तो, ठीक है। और इसके अलावा बेसिकली अगर हम लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो होता क्या है वो समझ, तो ये पार्ट इंट्रोडक्शन में भी आप डाल सकते हैं। सेकुलरिज्म बेसिकली फ्रीडम है, किसके लिए? आपके रिलीजन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, आपका प्रोफेस कर सकें, ठीक है, ये मेनली है। इसके अलावा प्रोपोगेट भी कर सकें, ये भी आपको अथॉरिटी मिलती है। मेनली आपके रिलीजन को आप प्रैक्टिस कर सकें, प्रोफेस कर सकें, ठीक है, तो इसकी फ्रीडम देता है आपको सेक्युलरिज्म। और ये तय करता है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए, नो स्टेट रिलीजन, ठीक है, कोई भी स्टेट का रिलीजन ना हो, ये होता है सेक्युलरिज्म, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक और बात यहाँ पे कर सकते हैं डेमोक्रेसी की। तो यहाँ पे हमारा नया एक्टर इंट्रोड्यूस होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? डेमोक्रेसी का मेन अगर आप कॉन्सेप्ट देखें तो उसका मतलब है सबको इक्वल राइट मिलनी चाहिए, इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजन। अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो सीधे सीधे हम लोग बात करेंगे, देखिए इसका मतलब क्या है, इक्वालिटी तो मिली, इसके अलावा हर आदमी को फ्रीडम है, हर आदमी को फ्रीडम है। तो ये जो आपका फ्रीडम और इक्वालिटी ये इम्बाइब्ड है इन द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के जो सिद्धांतों में इक्वालिटी और फ्रीडम काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होते हैं। और अगर हम लोग बात करें लिबरल डेमोक्रेसी की, अगर हम लोग लिबरल डेमोक्रेसी की बात करें तो इसमें एक और चीज होनी चाहिए कि किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी फॉर्म व्हाटसोएवर। तो अगर हम ये कह देते हैं कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, किसी भी फॉर्म का नहीं हो, तो ये लिबरल डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा आइडियल होता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। खैर इक्वालिटी और फ्रीडम तो होना ही चाहिए लोगों में। तो क्या हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के अंतर्गत ही आपका सेक्युलरिज्म भी तो आ गया, सेक्युलरिज्म भी तो आ गया। सेक्युलरिज्म मतलब हर व्यक्ति को अपने रिलीजन के रेस्पेक्ट में, मतलब एक प्रकार से रिलीजियस डेमोक्रेसी कह सकते हैं आप, अपने रिलीजन के रेस्पेक्ट में वो हर दूसरे रिलीजन के इक्वल है। अपने रिलीजन को सही से प्रैक्टिस करना, प्रोफेस करना, प्रोपोगेट करने की प्रॉपर फ्रीडम है, यही तो होता है सेक्युलरिज्म। तो ये डेमोक्रेसी का एक सब पार्ट बन गया, बिकम्स अ सबसेट ऑफ डेमोक्रेसी ऑटोमेटिकली। और जो लिबरल डेमोक्रेसी कंसेप्ट है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सेक्युलरिज्म भी तो उसका एक सबसेट हो गया, क्योंकि ये कहते हैं कि रिलीजन के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो आप कह सकते हैं सेक्युलरिज्म इज अ सब पार्ट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी वो हो ही नहीं सकती जहां सेक्युलरिज्म ना हो, ठीक है। तो एक ऑटोमेटिकली अगर हम कहें कि कोई कंट्री एक लिबरल डेमोक्रेसी है, इसका सीधे सीधे मतलब डायरेक्ट समझ सकते हैं कि वो सेक्युलर कंट्री तो होना ही चाहिए, ठीक है। कोई भी नॉन सेक्युलर कंट्री खुद को नहीं कह सकती कि मैं लिबरल डेमोक्रेसी हूं, क्योंकि भाई अगर आप नॉन सेक्युलर हैं उसका मतलब आपके यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है रिलीजियस के आधार पर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लोगों को अपना रिलीजन फॉलो करने की प्रॉपर फ्रीडम नहीं होगी, क्योंकि स्टेट का ऑटोमेटिक एक रिलीजन हो जाएगा। तो इसलिए सेक्युलरिज्म जो है एक लिबरल डेमोक्रेसी का एक अभिन्न अंग है। अब सेक्युलरिज्म के लिए कुछ चैलेंजेस भी हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं, इसको भी हम ऐड कर सकते हैं क्वेश्चन में, हालांकि पूछा नहीं गया डायरेक्टली, लेकिन इसको भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं, मतलब कंक्लूजन में भी इस चीज को हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कंक्लूजन में तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं हम लोग, लेकिन मेन हमारा कंटेंट यहाँ पे ओवर हो गया। अब हम लोग कुछ बात कर लेते हैं सेक्युलरिज्म के चैलेंजेस के बारे में, ठीक है। देखिए पहले तो हम लोग बात करते हैं कि जो रिलीजन का एक इमोशनल होल्ड होता है सोसाइटी के ऊपर, रिलीजन हैज अ इमोशनल होल्ड ऑन सोसाइटी, ठीक है। तो इसी का एक्सप्लॉइट करके कुछ लोग आपके रिलीजियस एनिमोसिटी पैदा कर देते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस पैदा कर देते हैं लोगों में, क्योंकि ये एक इमोशन का पार्ट है लोगों के प्रति। तो लोगों का एक इमोशनल फैक्टर होता है, एक इमोशनल लव होता है उनके रिलीजन के प्रति, जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला चैलेंज ये हो जाता है। सेकंड चैलेंज क्या है कि हमारे सोसाइटी में फोर्स्ड कन्वर्जन के भी हम केसेस देख सकते हैं। फोर्स्ड कन्वर्जन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा आपका चैलेंज ये होता है फोर्स्ड कन्वर्जन। उसके बाद आपके रिलीजन के आधार पर
रिलीजियन के आधार पर आपके ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म होना या पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्म होना, यानी किसी भी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, लेबर यूनियन हो, स्टूडेंट यूनियन हो, अगर धर्म के आधार पे, धर्म को आधार बना के अगर बन रहा है तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है, ठीक है, सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट। नेक्स्ट बात हम लोग अगर करें तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि आपके जो मुस्लिम यूथ है, उसको रेडिकलाइज कराया जा रहा है बाय ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आईसिस। कई सारे मुस्लिम यूथ आपके आईसिस को ज्वाइन कर रहे हैं, वहां पे वो लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं माइनॉरिटीज की। माइनॉरिटी का अच्छा रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। उसका एक एग्जाम्पल है आपका सच्चर कमेटी। सच्चर कमेटी ने एक आपका डेटा, तो आपका सच्चर कमेटी कहता है कि मुस्लिम पॉपुलेशन है 14.4% और 2.5% ही उनको एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ में जॉब्स दिए जा रहे हैं। तो ये आपका बात है माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सिक्स जो प्रॉब्लम है जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है ब्लाइंड एलिजेंस टू अ रिलीजन। किसी रिलीजियस फेथ को लेके बहुत ज्यादा कट्टर हो जाना, बिल्कुल ब्लाइंड एलिजेंस करना, ये भी एक सेक्युलरिज्म के लिए मतलब चैलेंज है, ठीक है। बिल्कुल कट्टर अगर हो जाए तो दूसरे जो कम्युनिटी है उनको आप नीची नजर से देखने लग जाते हैं, तो बिल्कुल कट्टर होना भी सेक्युलरिज्म के लिए काफी हानिकारक होता है। तो ये कुछ हम लोगों ने पॉइंट रखे काउंट, जिसको आप मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में। तो ये हो गया आपका 14 क्वेश्चन फिनिश। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं अभी ठीक से, अच्छे से पढ़ेंगे। तो क्या लिखा है, देखिए, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हम लोग समझना चाहते हैं किस पे, ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द इंडियन सोसाइटी बाय साइटिंग सुटेबल एग्जांपल्स, ठीक है। अब हमें ये सोचना है कि हमें इंट्रो में क्या लिखना है और हमारे मेन बॉडी में हमें क्या लिखना है, ठीक है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में लेकिन ये किसका इम्पैक्ट पूछ रहा है, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पूछ रहा है ना, तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में उसका डिफाइन तो करेंगे आपको। ग्लोबलाइजेशन को हमें डिफाइन करना है। ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करने के बाद अब क्या करना है, इसका इम्पैक्ट बताना है, ठीक है। तो बॉडी में ऑब्वियसली आप इम्पैक्ट लिखेंगे, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इम्पैक्ट भी दो प्रकार के हो सकते हैं, आप भाई पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट लिखिए और फिर आपका नेगेटिव इम्पैक्ट लिखिए, उसके बाद कंक्लूड कर दीजिए आपका आंसर। तो इस तरीके से आंसर राइटिंग हमें करना है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले हमें ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन कर दिया हमने। कैसे डिफाइन किया, तो ग्लोबलाइजेशन डिफाइन किया हमने कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, आपका इंटरैक्शन बढ़ता है। किसके बीच में इंटरैक्शन बढ़ता है, आपके नेशंस के बीच में, ठीक है, नेशंस के बीच में और उनके पीपल, उनके लोग, नेशन के लोगों के बीच में आपस में एक इंटरैक्शन बढ़ता है, ठीक है। ये है मेन रीजन ग्लोबलाइजेशन का। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे हम बात करें तो इंटरैक्शन किसका हो रहा है, गुड्स, एक दूसरे के गुड्स एक नेशन से दूसरे नेशन पे जा रहे हैं, या सर्विसेज, ठीक है। इसके अलावा आपके एक दूसरे का कल्चर, हम लोग जो टीवी पे अलग अलग इंग्लिश शोज देखते हैं तो हमें पता चलता है यूएस का कल्चर क्या है, कि वहां पे भी जैसे इंडियन कोई किसी ने इंडियन सीरियल देख रहे हैं, ठीक है, अभी जैसे के ड्रामा लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो वहां का कल्चर पता चल रहा है हमको, तो कल्चर का आदान प्रदान भी हो रहा है, कल्चर के बारे में भी हमें पता चल रहा है। तो ये चीज भी ग्लोबलाइजेशन में होती है, ठीक है। ये हमने शॉर्ट डेफिनेशन देख लिया। अब आते हैं हम लोग इम्पैक्ट पे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन से पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए हैं। भाई सबसे पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट तो हुआ है कि भाई जॉब्स क्रिएट हुए हैं। जॉब्स कैसे क्रिएट हुए हैं, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज अभी इंडिया में आने लगी हैं, तो एक कंट्री की कंपनी दूसरे कंट्री में आके अपने ऑफिस वगैरह सेट कर रही है, तो आपके जॉब्स बढ़ रहे हैं, ज्यादा लोगों को जॉब्स मिल रहा है। इसके अलावा आपका, तो भाई अगर सबको जॉब मिलेगा तो महिलाओं को भी जॉब मिलेगा, तो वुमेन को भी जॉब मिल रहा है, जिससे वो हो रही है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही है, एनपावर हो रही है, मेनली आपका एनपावर हो रही है वुमेन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन आपका लिटरेसी बढ़ा है। आप डेटा दे सकते हैं, देखिए 1951 की बात अगर करें तो करीबन 8.9% वॉज द लिटरेसी रेट। अभी जैसे सेंसस अगर आपने पढ़ा हो तो सेंसस का वीडियो देख सकते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो सेंसस का अगर आपने वीडियो देखा हो तो उसमें हमें पता है कि आप 2011 के सेंसस में आपका लिटरेसी रेट कितना बढ़ गया था, इट वॉज 64.6% लिटरेसी हो गई है, वुमेन लिटरेसी। तो हम लोग ये देखिए इंक्रीज हम लोग देख रहे हैं, इसका बहुत बड़ा रीजन ग्लोबलाइजेशन भी है। ग्लोबलाइजेशन के कारण आपका लिटरेसी भी इंक्रीज हुआ है,
इसके अलावा थर्ड पॉइंट हम लोग बात कर सकते हैं रोल्स की। देखिए, पहले जो रोल्स थे, महिलाओं का रोल्स केवल और केवल ट्रेडिशनल रोल्स था। ट्रेडिशनल रोल्स का क्या मतलब? ट्रेडिशनल रोल का मतलब ये है कि आपके घर में ही था, होम मेकिंग, ठीक है, घर संभालने का काम ही आपका महिलाएं करती थी। लेकिन अभी थोड़ा सा रोल चेंज, जैसे कि अभी जॉब करते हैं, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, इवन पॉलिटिक्स में भी महिलाएं और आगे आ रही हैं, ठीक है, सिविल सर्विसेज में जा रही हैं। ऐसा कोई भी जॉब नहीं अभी बचा है जहां पे आपकी महिलाएं आगे बढ़ के पार्ट नहीं ले रही हैं, ठीक है। तो रोल्स चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फोर्थ पॉइंट अगर हम बात करें तो इसके अलावा आपका देखिए उनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में इंप्रूवमेंट, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन में इंप्रूव आया है। इसके लिए एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, सोशल मोबिलिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सोशल मोबिलिटी आपकी आई है महिलाओं में, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन और ज्यादा बेटर हुआ। इसके अलावा महिलाएं दे स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स, अपने राइट्स के लिए उन्होंने फाइट किया है। कई सारे वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस का फॉर्मेशन हुआ है। इवन इंटरनेशनल लेवल पे आपका यूनाइटेड नेशंस वगैरह ये आपका जेंडर इक्वालिटी पर बात करता है, और आपके गवर्नमेंट का भी फोकस आपका इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो देखिए और क्या क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो चाइल्ड मैरिज है, चाइल्ड मैरिज को भी रिमूव करने की बात हो रही है। चाइल्ड मैरिज में आपका काफी देखिए डिक्रीज हुआ है, ठीक है। इवन आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का नाम है 5.3, ठीक है। गोल नंबर 5.3 में हम लोग चाइल्ड मैरिज को रिमूव करने की बात कर रहे हैं, जो 2030 में रिमूव करने की बात कर रहे हैं। हालांकि ये काफी दूर है, अभी भी काफी समय लगेगा, ऐसे कई रिपोर्ट्स आए हैं, लेकिन कम तो हुआ ही है, चाइल्ड मैरिज कम हुआ है। इसके अलावा देखिए इंटरकास्ट मैरिजेस भी स्टार्ट हो गई है। इंटरकास्ट मैरिज भी आपका इंक्रीज हुआ है। अब देखिए कुछ बात हम लोग और कर रहे हैं। अभी हम लोग देखा कि लिटरेसी इंप्रूव हुआ है, ठीक है। लिटरेसी अगर इंप्रूव हुआ है, इसके साथ साथ देखिए इंटरनेशनल मीडिया और टेलीविजन भी आपका इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। इंटरनेशनल मीडिया एंड टेलीविजन, इसके तो आप देखेंगे ना, लिटरेसी इंप्रूव हुई है, इंटरनेशनल मीडिया टेलीविजन आ गया है, तो इससे भाई आपका लोगों के माइंडसेट में चेंज आया, चेंज इन द माइंडसेट, आपके माइंडसेट में चेंज आया। और मतलब माइंडसेट कैसा चेंज, मतलब लोगों के वुमेन राइट्स के बारे में पता चला, ठीक है। चेंज इन माइंडसेट के साथ साथ आप देख सकते हैं कि अवेयरनेस बढ़ी है लोगों में। ऑब्वियसली अवेयरनेस बढ़ी है किसको लेकर? अवेयरनेस बढ़ी है आपका स्टेटस ऑफ वुमेन को लेकर, आपका स्टेटस ऑफ वुमेन को लेकर आपका अवेयरनेस बढ़ी है लोगों में, ठीक है। और इंटरनेशनलाइज हुआ है सारी बातें, इंटरनेशनल आपका फोकस किस बात पे कि भाई महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, और एक्सप्लॉयटेशन को कम करने की जरूरत है, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन को कम करने की जरूरत है, ठीक है। वुमेन राइट्स के ऊपर बातचीत स्टार्ट हो गई है इंटरनेशनल लेवल पे, वुमेन राइट्स के बारे में पता चला है। इन वुमेन राइट्स के बारे में ऑब्वियसली आपका मीडिया और टेलीविजन के द्वारा भी लोगों में अवेयरनेस बढ़ा है, माइंडसेट में चेंज आया, ये भी देखा हमने, ठीक है। वुमेन राइट्स की बात होने लगी है, इक्वालिटी की, इक्वालिटी और फ्रीडम की बात हुई है, ठीक है। इक्वालिटी फ्रीडम की बात हुई है, चाहे वो आपका सोशल फ्रीडम हो, ठीक है, सोशल फ्रीडम, कल्चरल फ्रीडम, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स आपका इकोनॉमिक नहीं, इक्वालिटी और फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक, ठीक है। तो ये आपके चेंजेस आए हैं। अब देखिए पॉजिटिव इम्पैक्ट तो हमने चर्चा कर ली है, ठीक है। थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अभी भी आपका वुमेन का मार्जिनलाइजेशन होता है। चलिए ये वाला पॉइंट हमने देखा कि देखिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर की वजह से जो, जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, जैसे एमएनसीज हो गए सिटीज में, तो बड़े बड़े सिटीज में आपको प्रॉपर उनको सैलरी मिल रही है, उनको सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वहां पे अभी भी जो स्टेटस ऑफ वुमेन है वो अभी भी मार्जिनलाइज्ड ही है, ठीक है, उनको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो डुअल बर्डन की बात करते हैं। डुअल बर्डन का क्या मतलब है? डुअल बर्डन का मतलब है कि भाई आपको घर का काम भी करना पड़ेगा, हाउसवर्क के साथ साथ आपको करना पड़ेगा ऑफिस का काम भी, तो बढ़ गया ना। पहले ट्रेडिशनल जब जॉब थे केवल हाउसवर्क ही करना पड़ता था, अभी देखिए महिलाओं को हाउसवर्क के साथ साथ ऑफिस का काम भी करना पड़ रहा है, तो डबल बर्डन हो गया है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं जो आपके मेल्स हैं,
मेल्स ऑफ द फैमिली, विलेजेस की बात अगर करें, मेल्स जो हैं ये चले जाते हैं अर्बन एरियाज में। तो अर्बन एरियाज में जाने की वजह से आपका जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का पूरा फेमिनाइजेशन हो जाता है, मतलब एग्रीकल्चर पूरा फीमेल डिपेंडेंट एक काम हो जाता है। मतलब ज्यादातर आप देखेंगे एग्रीकल्चर जो लेबरर्स हैं वो फीमेल्स हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि काम करने के लिए कभी कभी फीमेल्स को माइग्रेट करना पड़ता है, अपना घर छोड़ना पड़ता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस माइग्रेशन आपके मतलब सोसाइटी का सपोर्ट नहीं होता, फैमिली का सपोर्ट नहीं होता, तो उनके अगेंस्ट जो क्राइम्स हैं, जो क्राइम्स अगेंस्ट तो वुमेन है वो भी काफी मात्रा में इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ठीक है। लाइफस्टाइल जो है मॉडिफाई हुआ है। जब हम लोग अनहेल्दी फूड एंड ड्रिंक्स लेते हैं तो इस प्रकार का लाइफस्टाइल हो गया है कि थोड़ा हम लोग का खाना पीना अनहेल्दी हो गया है, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो इसके वजह से लाइफस्टाइल में चेंज हुआ है। इसके वजह से कहीं आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हो रहे हैं लोग, जैसे कि आपका डायबिटीज हो गया, डायबिटीज के साथ साथ आपका कैंसर हो गया, ऐसे बीमारियां हो रही हैं समाज में। तो फाइनली हमने पॉजिटिव भी देख लिया, नेगेटिव भी देख लिया, डिफाइन भी कर लिया। अब देखिए कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं कि भाई आपका एक्चुअली में नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन लाया गया था। कब लाया गया था? लाया गया था 2016 में ये आया था पॉलिसी। तो इस पॉलिसी को अच्छे से हमें इम्प्लीमेंट करना है, गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंटेशन में ध्यान देना है। चलिए अभी अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, एक बार पढ़ेंगे। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? अभी ये ग्लोबलाइजेशन में क्वेश्चन तो पढ़ के ही आए हैं, एक बार पढ़ लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। देखिए ग्लोबलाइजेशन के बारे में ये क्वेश्चन भी है, क्या पूछा है? डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में रोल ऑफ वुमेन की बात की थी, अब ये लोग बात कर रहे हैं सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो बहुत ईजी है, क्या लिखना है हम तुरंत समझ गए। हमें बताना है सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन को थोड़ा डिफाइन तो यहाँ दोबारा करना है, थोड़ा अलग अंदाज से करना है, ठीक है। इसके अलावा इसके इम्पैक्ट के बारे में बात करनी है, ये आपका मेन पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, मेन कंटेंट हो जाएगा। लेकिन फोकस इस बार करेंगे हम लोग सोशल स्ट्रक्चर पे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई डेफिनेशन अगर हम बोलें तो क्या हो जाएगा डेफिनेशन? तो ग्लोबलाइजेशन में हुआ क्या, आपका एलपीजी रिफॉर्म्स आता है ना, एलपीजी रिफॉर्म्स जो आते हैं उसने क्या करा, उसने आपके इकोनॉमी को, इंडिया की इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर दिया वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ, यही तो हुआ, ठीक है। तो उससे फायदा क्या हुआ? बेसिकली इंटीग्रेट इकोनॉमी किसका किया? इंडिया का विद द वर्ल्ड के साथ कर दिया हमने इंटीग्रेट इसको। चलिए अब इसके बाद क्या स्टार्ट होने लग गया, आपका फ्री फ्लो होने लग गया। फ्री फ्लो होने लग गया किस चीज का? भाई फ्री फ्लो होने लग गया, एक तो कैपिटल का फ्री फ्लो होगा, भाई पैसा आएगा लगेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो कैपिटल का फ्री फ्लो स्टार्ट हो गया। भाई एक कंट्री से इंडिया से वर्ल्ड की कंट्रीज में, या वर्ल्ड कंट्री से इंडिया की कंट्रीज में, ठीक है। तो भाई कैपिटल का फ्री फ्लो के साथ साथ नॉलेज का, अब आप दूसरे कंपनीज इंडिया में आएंगे तो वहां के आइडियाज, वहां का नॉलेज, ये इसका भी फ्री फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो आइडिया का फ्री फ्लो, नॉलेज का फ्री फ्लो, और इंडस्ट्रीज बनने लग गए, ठीक है। इंडस्ट्रीज बनने लग गए, फॉरेन कंट्री के एमएनसीज वगैरह यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी लगाने लग गए, ठीक है। तो आपका फॉरेन बेसिकली इकोनॉमी के साथ आपका इंटीग्रेशन हो जाता है। समझ में आ गया हमें? ये कंप्लीट कर दिया हमने यहाँ डेफिनेशन। अब बात करेंगे हम लोग इम्पैक्ट की, इम्पैक्ट ऑन द सोशल स्ट्रक्चर। तो देखिए सबसे पहली चीज जो हुई है इम्पैक्ट की बात अगर करें, दैट इज क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। एक दूसरे के कल्चर को और ज्यादा अच्छे से हम लोग समझने लगे, तो बढ़ गया है क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, साथ में आपका सोशल अवेयरनेस बढ़। तो अब जैसे हमने कोई यूएस का एक शो देखा, तो वहां पे एक पर्टिकुलर क्विजीन का नाम लिया, हमें लगा कि यार ये कौन सा क्विजीन है, हमें भी ट्राई करना चाहिए। तो उसके बारे में पता चला, वो उनका रहन सहन देखा हमने, ठीक है। सिमिलरली हमने के ड्रामास देखे तो कोरिया के बारे में जाना। उसी तरीके से ये तो एक बात हो गई, अलग अलग कंट्रीज के हम लोग कल्चर से और ज्यादा अवेयर होने लग गए, ठीक है। तो आपका जो कल्चरल होमोजिनिटी हो गई एक तरीके से। कल्चरल होमोजिनिटी का मतलब कल्चरल होमोजिनिटी का मतलब ये है कि पहले अलग अलग कल्चर थे, ये कल्चर नंबर 1, ये कल्चर 2, ये कल्चर 3, तीनों कल्चर एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से सारे कल्चर जो है, कोई कल्चर 2 है उसने भाई कुछ गुण ले लिए कल्चर 1 के, कल्चर 3 के, उसी का 3 ने भी कुछ कल्चर 2 से पिकअप कर लिया, 1 से पिकअप कर लिया। तो ये जो कल्चरल एक तरीके से इक्वल बराबर हो गए सारे कल्चर। तो कल्चरल होमोजिनिटी आपकी इंक्रीज होती है, लेकिन और कल्चरल ओरिजिनलिटी आपकी डिक्रीज होती है। तो कल्चरल में जो ओरिजिनल चीज थी ना, वो थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा ना, तो ओरिजिनलिटी डिक्रीज होगी, होमोजिनिटी बढ़ेगी, सारे कल्चर एक जैसे होने लग जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट समझते हैं।
दूसरा पॉइंट है, हम लोग बात करते हैं एक्सचेंज की। आपके कल्चरल एक्सचेंज, क्या क्या चीजें अभी एक्सचेंज हो रही हैं। सबसे पहले भाई दूसरे का हमने लैंग्वेज सुना, सबटाइटल्स में हम लोग मूवी देख रहे हैं, कोरियन मूवी। तो बहुत लोगों ने देखी कोरियन मूवी देखते देखते कहा कि नहीं हम कोरियन सीखेंगे। तो भाई एक्सचेंज ऑफ लैंग्वेज हुआ, ऑब्वियसली एक्सचेंज ऑफ कल्चर तो है ही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमने अच्छा कोई पता चला एक जापानीज कंपनी आके इंडिया में उसने प्लांट लगाया, तो इंडिया के कल्चर के बारे में उन्होंने भी सीखा, हमने भी उनके कल्चर के बारे में सीखा, उनके लैंग्वेज भी सीखा। ठीक है, उनके जैसे टॉप सीईओ जापानीज में बात करते हैं, तो हमने भी थोड़े बहुत जापानीज वर्ड पिकअप कर लिए। तो इस तरीके से देखिए लैंग्वेज और कल्चर का भी यहाँ पे एक्सचेंज होने लगा। कल्चर तो देख ही लिया हमने। इसके बाद बात करते हैं म्यूजिक की। एक दूसरे का म्यूजिक हम लोग समझने लगे। अब देखिए सारे म्यूजिक सुनते हैं, पहले भाई हिंदी गाने सुन रहे थे, उसके बाद अभी इंग्लिश गाने भी सुनने लग गए। भले समझ में ना आ रहा हो लेकिन हम लोग सुन रहे हैं, सुनते सुनते समझ में भी आने लग जाएगा। तो इस प्रकार से, उसी प्रकार से देखिए इंडिया के क्लासिकल म्यूजिक, तो बहुत सारे वेस्टर्नर्स क्लासिकल म्यूजिक समझने लगे, सीखने लगे। इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग हमारा फेवरेट खाना, एक दूसरे के यहाँ का खाना। ठीक है, अब हम लोग सारे लोग देखिए चाइना का इन्फ्लुएंस आ रहा है, हम लोग खा रहे हैं, मोमोज खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं। ठीक है, हॉट डॉग्स खा रहे हैं। अभी हॉट डॉग तो इंडिया में नहीं होता था, लेकिन ये दूसरे कंट्रीज की क्विजीन हम लोग लेने लग गए बिकॉज ऑफ दिस एक्सचेंज, बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन। आई होप बात समझ में आ रही हो। नेक्स्ट तो बात करनी पड़ेगी हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बड़े आपके ज्यादा जॉब्स हो गए। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आपकी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, लोगों में अवेयरनेस वगैरह बढ़ रहा है, ये तो हम लोग बात कर ही चुके हैं, अवेयरनेस बढ़ रहा है लोगों में। एजुकेशन भी इंक्रीज हो रहा है, एजुकेशन बढ़ रहा है। ठीक है, अवेयरनेस भी लोगों में इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब देखिए चौथा पॉइंट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, समझने की कोशिश करिए। रिवाइवल ऑफ एंशियंट इंडियन प्रैक्टिस। अब देखिए एंशियंट इंडियन प्रैक्टिसेस ऐसे थे कि जब ग्लोबलाइजेशन नहीं था उसको कोई यूज नहीं कर पा रहा था। अब जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो फॉरेन के लोग भी इंटरेस्ट ले रहे हैं ना कि भाई योगा सीखेंगे हम लोग एलोपैथी नहीं आयुर्वेद की तरफ जाएंगे। आयुर्वेद को हम लोग एज एन मेडिसिन रिकॉग्निशन मिली और ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। तो जो लुप्त इंडियन प्रैक्टिसेस हैं उनको दोबारा रिवाइव किया हुआ बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं कि वुमेन से लेके। ठीक है, एक चैलेंज मिला पेट्रियार्की को। पहले एक पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, पेट्रियार्की को चैलेंज करने का मतलब, सोसाइटी पेट्रियार्की का मतलब ये है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हुआ करती थी, अभी भी वैसे है, लेकिन एक अच्छा चैलेंज मिला बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। व्हाई? बिकॉज आपका बेटर एजुकेशन हुआ है, लोगों का बेटर एजुकेशन की वजह से उनका थोड़ा मेंटालिटी बेटर हुआ है और महिलाओं को बेटर अपॉर्चुनिटीज मिली है। अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये भी हमने देखा। तो इसकी वजह से एक पेट्रियार्क मतलब बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं सोशल हायरार्की में चेंज हुआ है। देखिए सोशल हायरार्की में क्या चेंज, पहले सोशल हायरार्की आपका कास्ट बेस्ड थी। कास्ट बेस्ड मतलब कोई जो ब्राह्मण है उसको ज्यादा वैल्यू दी जाती थी, उनको ज्यादा महान समझा जाता था। उसके नीचे देखिए एक कास्ट था, लोअर कास्ट लोगों को बहुत अच्छे नजरों से नहीं देखा जाता था। तो सोशल हायरार्की आपका कास्ट बेस्ड थी, लेकिन अभी कास्ट बेस्ड नहीं है, हायरार्की तो अभी भी है। ठीक है, लेकिन इस समय होगी क्लास बेस्ड। क्लास बेस्ड में जिसके पास ज्यादा पावर है, पैसा है, जो ज्यादा कमा रहा है, उसकी भाई जिसका लाइफस्टाइल अच्छा है, ठीक है, उसको ज्यादा आपको प्रोमिनेंस मिला है। ठीक है, उसको ज्यादा आपका प्रोमिनेंस दिया गया, इट गेन्ड प्रोमिनेंस। ठीक है, प्रोमिनेंस मिला है किसको? आपके क्लास बेस्ड सोशल हायरार्की को। ठीक है, तो ये सारे आपके इम्पैक्ट हम लोगों ने देखे भाई, पॉजिटिव इम्पैक्ट। लेकिन भाई नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो देखना पड़ेगा हमें, ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो है, उसको देखेंगे हम लोग। व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, समझते हैं इस बात को। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला नेगेटिव फैक्टर है, ये समझिए। देखिए पुराने जमाने में जब ग्लोबलाइजेशन वगैरह नहीं होता था, थोड़ा ऐसे फैमिली बेस्ड मूवीज बन रही है, नदिया के पार जैसी मूवीज बन रही है। लेकिन अभी आप जैसे मूवीज और उसमें देखेंगे आपका वायलेंस काफी इंक्रीज हो रहा है ना, वायलेंस इंक्रीज हो रहा है। ये बेसिकली एक वेस्टर्न कल्चर का एक इन्फ्लुएंस है। तो जिसके वजह से भाई लोग अपना मूवी में देख रहे हैं कि वायलेंस वगैरह इतना हो रहा है, ज्यादा वायलेंस मतलब दिखाया जा रहा है लोगों को। उसकी वजह से देखिए क्राइम रेट्स भी बढ़ रहे हैं, आपके क्राइम रेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं इसके वजह से। ठीक है, तो क्राइम रेट्स इंक्रीज होने के बाद आपका सेकंड चीज है कि भाई आपके मूवीज और इन सीरियल्स वगैरह में ड्रग्स वगैरह दिखाए जाते हैं। तो देखिए प्रॉब्लम मतलब ड्रग कल्चर को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, मतलब प्रमोट तो नहीं किया जा रहा है आई गेस, कि वेस्टर्न कल्चर की चीजें देख रहे हैं ना, वेस्टर्न वर्ल्ड में उस समय ड्रग्स वगैरह बहुत ज्यादा था, तो उनकी मूवीज वगैरह भी लोग देख रहे हैं। तो वहां से इन्फ्लुएंस आ रहा है भैया ड्रग्स लेने का इन्फ्लुएंस। तो ये जो इन्फ्लुएंस की वजह से आपके प्रॉब्लम ऑफ ड्रग्स इंडिया में
आपका इंक्रीज हुई है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग, है ना। तो बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर के इन्फ्लुएंस में आके ऐसा हो। अब देखिए, ग्लोबलाइजेशन के आने से पहले कॉन्सेप्ट था हमारे यहाँ पे जॉइंट फैमिलीज का। तो जॉइंट फैमिलीज का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि भाई लोगों को अपना फैमिली छोड़ के एक प्लेस से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। जैसे आप गांव में थे, शहर में आपने भाई नई एमएनसी ज्वाइन करी, और आपके छोटे शहरों में, छोटे टाउन में जैसे आपकी फैमिली है, आप यहाँ पे बड़े शहरों में रहने लग गए, तो आपकी फैमिली तो आपके साथ नहीं है ना। तो आप यहाँ पे अगर शादी करेंगे, आपका परिवार यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका जो पैतृक फैमिली है उससे तो आप दूर हो गए। तो ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है और न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है। अब इससे दिक्कत क्या हुई? देखिए, न्यूक्लियर फैमिली अगर हो रही है तो आपको जो सोशल सिक्योरिटी मिलती थी फैमिली की, सोशल सिक्योरिटी क्या मिलती थी? सबसे पहला देखिए, इमोशनल सिक्योरिटी मिलती थी आपको। इमोशनल, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो परिवार में आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली जब हो जाता है, आप परिवार से दूर हो जाते हो, तो आपको इमोशनल सपोर्ट देने वाला कोई नहीं रह जाता। इसके अलावा आप इकोनॉमिकली वल्नरेबल हो जाते हैं। जैसे कि आपकी अगर जॉब गई, तो इकोनॉमिकली वल्नरेबल हो जाते हो। तो आप अगर जॉब नहीं करते तो कोई ना कोई परिवार में कर रहा होगा, ठीक है, इनकम कर रहा होगा, वो आपको सपोर्ट कर सकता है अगर आपकी फैमिली है तो। लेकिन अगर आपका फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो अगर आप इकोनॉमिकली वल्नरेबल हो जाते हो काफी ज्यादा। और सबसे बड़ी समस्या होती है ओल्ड एज में। भाई ओल्ड एज में देखने वाला कोई नहीं रह जाता आपका सारा परिवार इधर उधर बिखर गया है, ज्वाइंट फैमिली नहीं है, तो जो ओल्ड एज वाले हैं वो तो अपने वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो उनको सपोर्ट कौन करेगा? तो जो फैमिली का सपोर्ट उनको छिन जाता है, तो ये ओल्ड एज में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो ये सब सोशल प्रॉब्लम्स होंगी आपकी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए, ज्वाइंट फैमिलीज के खत्म होना, और ग्लोबलाइजेशन का उसमें बहुत बड़ा रोल है। चलिए चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट भी काफी इंटरेस्टिंग है और काफी इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट आप ये समझिए कि इनइक्वालिटी बढ़ रही है। इनइक्वालिटी कैसे बढ़ रही है? देखिए, एक डेटा देखिए, यूएनडीपी का डेटा है। यूएनडीपी के डेटा के हिसाब से उन्होंने कहा है कि जो 20% लोग हैं, 20% लोग दुनिया के 86% रिसोर्सेस उनके पास है। तो दुनिया के जो 80% रिसोर्सेस हैं वो केवल 20% लोगों के पास है। तो ये इनइक्वालिटी इंक्रीज हुई। आप कहेंगे देखिए ग्लोबलाइजेशन का क्या, कैसे इंक्रीज हो रही है ग्लोबलाइजेशन से? देखिए, एक फॉरेन कंट्री है जैसे कि यूएसए, और ये हमारा इंडिया। तो अभी ऑब्वियसली यूएसए में आपका टेक्नोलॉजी ज्यादा है, ज्यादा एडवांस्ड है, ठीक है। तो यूएसए ने यहाँ पे आके कंपनी लगा दी, यूएसए ने यहाँ पे आके कंपनी लगा दी, तो इंडिया का मार्केट यहाँ पे कैप्चर कर दिया। तो यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनका सामान बिकना बंद हो जा रहा है। मतलब जैसे ही वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला सिस्टम हो गया ना एक तरीके से, कि फॉरेनर एक कंपनी आ रही है, बेटर एडवांस्ड है, बेटर टेक्नोलॉजी है, चीपर गुड्स आपके कंट्री में आ रही है, और चीपर गुड्स की वजह से लोकल मार्केट को खतरा है। ऑब्वियसली आपका जो जैसे कंट्री है उसको रोकने के लिए आपके टैरिफ वगैरह लगाते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में तो वो सब नहीं लगता था। बट देन अगेन इससे एक तरीके से इनइक्वालिटी बढ़ रही है ना। आप बेसिकली जो ज्यादा टेक्नोलॉजिकली पावरफुल है, ठीक है, उसको आप ज्यादा बड़ा मार्केट दे रहे हो। वो छोटी छोटी कंट्रीज में अफ्रीका चला जाएगा, इंडिया चला जाएगा, और जहां भी अपना मार्केट तो एक्सपेंड कर रहा है, तो उसको तो ज्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन में फायदा ज्यादा किसका है? डेवलप्ड कंट्री का ज्यादा फायदा है कि जो आपका डेवलपिंग कंट्री उसका ज्यादा फायदा है? ऑब्वियसली डेवलप्ड कंट्री है उसको तो और ज्यादा बड़ा मार्केट मिल गया अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए, तो उसका फायदा तो बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से जो इनइक्वालिटी ज्यादा है और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। डेवलपिंग कंट्रीज और ज्यादा पुअर होंगे और जो डेवलप्ड कंट्रीज है और ज्यादा अमीर होने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट को उसके लिए प्रोटेक्ट करना है, ये समस्या तो है अभी भी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है टू कर्व इनइक्वालिटी बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इतना आसान नहीं होता डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। तो ग्लोबलाइजेशन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक प्रॉब्लम तो है, ठीक है। तो ये नेगेटिव डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और एक बहुत इंपॉर्टेंट आखिरी पॉइंट इस क्वेश्चन का ये लिख सकते हैं हम लोग, कॉम्प्लिकेशंस इन मैरिड लाइफ। कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे आपके मैरिड लाइफ में। भाई देखिए कॉम्प्लिकेशंस कैसे हो जाएंगे, जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ है, हस्बैंड है वाइफ है, ठीक है। तो भाई हस्बैंड का जॉब करने एक जगह जाना है, उसका जॉब कहीं है, वाइफ को कहीं और जॉब करने जाना है, दोनों शहर एक दूसरे से काफी दूर है। तो इससे आपके जो कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे मैरिड लाइफ में, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है अभी बड़े शहरों में हम लोग देखते भी हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है फॉर ग्लोबलाइजेशन का, एक नेगेटिव इंपैक्ट है ऑन फैमिली लाइफ। तो क्योंकि भाई ल्यूक्रेटिव जॉब सबके साथ है, कोई भी अपना जॉब नहीं छोड़ना चाह रहा है, तो जो कपल्स हैं उनको दूर दूर रहना पड़ रहा है। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन हमने यहाँ पे डिस्कस किया है ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आई होप बात समझ में आ गई होगी। हमने डिफाइन भी कर दिया, हमने पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट सारे लिख दिए। 200 वर्ड बहुत आसानी से आप लोग इसमें लिख सकते हैं।
वैसे वर्ड्स के ज्यादा इतना फोकस नहीं करना है आपको, जितने भी पॉइंट्स हैं जितने दिमाग में आ रहे हैं वो आपको अपने एग्जामिनर को दिखाने हैं, ठीक है। ज्यादा माथापच्ची वर्ड्स के लिए नहीं करना है, तो और टाइम में खत्म करना है आपको 20 क्वेश्चन 3 घंटे में, ये एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए आपका लिखने का। बाकी वर्ड्स तो ठीक है, तो इतना ज्यादा उसमें लोड नहीं लेना, लेकिन सारा मैटर जो आपने लिखा है वो पूरा आपको एग्जामिनर को दिखाना है कि भाई हमें इतना पता है, ठीक है, और पूरा पेपर कंप्लीट करना है। ये पहले 2 इंपॉर्टेंट मुद्दे होने चाहिए आपके दिमाग में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यूपी को फोकस करके है, पढ़ेंगे क्वेश्चन को। गिव एन अकाउंट ऑफ द प्राइमरी टारगेट ऑफ यूपी टूरिज्म पॉलिसी। ये कीवर्ड देखिए, पहले तो यूपी टूरिज्म पॉलिसी के बारे में बात ये लोग कर रहे हैं। यूपी टूरिज्म पॉलिसी में के प्राइमरी टारगेट के बारे में पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। प्राइमरी टारगेट देना है, ऑब्वियसली यूपी टूरिज्म पॉलिसी के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन हम लोग दे सकते हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन में हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई कब आई थी, तो ये कब आई थी, ये आया था आपका February 19, 2018 बोलने से भी चल जाएगा। तो ये है यूपी टूरिज्म पॉलिसी, और इसका एम क्या है, ये चाहती थी कि यूपी को बनाना है मोस्ट प्रेफर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन, मोस्ट प्रेफर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना आपका मेन एम था। तो ये हो गया इंट्रो में कब आई थी, क्या एम था, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम लोग मेन प्राइमरी टारगेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पर ईयर क्या क्या टारगेट है। टारगेट सेट किए गए हैं कुछ, हर साल आप मतलब सालाना टारगेट्स हैं कुछ, टारगेट्स पर ईयर कौन कौन से हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले बात कही है, इस पॉलिसी में कहा गया है कि 5 लाख आपके जॉब्स पर ईयर डेवलप किए जाएंगे। इसके बाद सालाना आपका देखिए 5,000 करोड़ का आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और फिर देखिए बात कर रहे हैं, देखिए 15% आपके जो डोमेस्टिक अराइवल है, डोमेस्टिक अराइवल, इसमें आपको इंक्रीमेंट मिलना चाहिए हर साल, ठीक है। कब तक, अगले 5 साल तक, अगले 5 साल तक हर साल सालाना 15% का इंक्रीज होना चाहिए इन डोमेस्टिक टूरिस्ट या डोमेस्टिक अराइवल्स, और 10% आपके हो जाएंगे फॉरेन टूरिस्ट अराइवल, ठीक है। फॉरेन टूरिस्ट अराइवल आपके 10% सालाना अगले 5 साल तक आपको बढ़ाना है, ये आपका एम है। इसके अलावा 10 आपके हेरिटेज होटल्स बनाए जाएंगे हर साल, और हर साल करीबन 1 लाख आपके टूरिस्ट पहुंचेंगे नेशनल पार्क और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इनको देखने करीबन 1 लाख टूरिस्ट हर साल पहुंचना चाहिए, ये पॉलिसी में लिखा गया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर लिया सालाना टारगेट, हमने डिस्कस कर लिया। और बात करते हैं, हम लोग बात करेंगे फोकस की, किस चीज पे फोकस करना है मेनली, बेसिकली रीजनल कनेक्टिविटी पे हमें फोकस करना है। रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ानी कैसे है भाई, आपके बढ़िया रोड बनाइए आप, ठीक है, रेलवे लाइन लगाइए, रेलवेज को डेवलप करना है। इसके अलावा आपका एयर कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट वगैरह बना के एयर कनेक्टिविटी करना है, तो ये आपका प्लान है, कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, ठीक है। इसके अलावा किस चीज पे फोकस करना है, फोकस ऑन वुमेन सेफ्टी, महिलाओं के सुरक्षा पे भी आपको फोकस करना है अगर आप बढ़ाना चाहते हैं आपका टूरिज्म, ठीक है। तो वुमेन सेफ्टी पे फोकस करेंगे। तो ये तो बात होगी फोकस एरियाज क्या होने चाहिए। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग किया दिया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा आपके कितने लोग, 10,000 लोग आपके ट्रेन किए जाएंगे, किसमें, आपके टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर्स, 10,000 आपके टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर्स को ट्रेन किया जाएगा अगले 5 साल में, 5 इयर्स का टारगेट है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नहीं मेंशन किया, ये ईयरली टारगेट बताया आपको। 5-10,000 आपके टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर्स को ट्रेन किया जाएगा। और देखिए इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कैसे इवेंट, और देखिए ये बताते हैं। तो जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे उसका हम लोग सिटी वाइज, हर सिटी वाइज कैलेंडर बनाया जाएगा, आपका प्री डिसाइडेड कैलेंडर। तो पहले से डिसाइड कर लिया गया कि देखिए कानपुर हमारा शहर है, कानपुर शहर में इस डेट को ये इवेंट होने वाले हैं, तो इस तरीके से आपके सिटी वाइज आपका कैलेंडर बना दिया जाएगा हर शहर का कि उसमें कौन कौन से इवेंट्स हो गए। इवेंट के एग्जाम्पल कुछ बात देखेंगे हम लोग और अच्छा समझ में आएगा। जैसे कि दीपोत्सव मनाया गया था अभी, दीपोत्सव, ठीक है। दीपोत्सव के अलावा देखिए इंटरनेशनल रामायण कॉन्क्लेव, इसके अलावा बात किया हमने गीता महोत्सव की बात करी,
तो इन सब चीजों इस तरीके के इवेंट्स आप ऑर्गेनाइज करेंगे सिटी वाइज, तो और ज्यादा जैसे ये सब आपके जब होते हैं ना, तो ये टूरिस्ट लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे आपका टूरिज्म का ग्रोथ होगा। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट्स में से एक दो पॉइंट्स आप पकड़िए और आपका लिख दीजिए कंक्लूजन में लिख दीजिए कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको अच्छे लगे, ये एक बहुत अच्छा इंपैक्ट कर सकते हैं, ऐसा करके कंक्लूजन कर दीजिए। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन तो आप लिख लेंगे कम से कम 200 वर्ड का। चलिए अब देखेंगे, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन। व्हाट इज एन एयर मास? एयर मास क्या होता है पूछा गया है। डिस्क्राइब इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना अगर आपको है तो यहाँ तो डिस्कस करेंगे। इसको और ज्यादा जानना है तो हम लोग देखिए एयर मास के बारे में पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा हमने? ज्योग्राफी में पढ़ा था। तो साइक्लोन के बाद वाला जब हम लोग टेम्परेट साइक्लोन डिस्कस कर रहे थे तब हम लोगों ने एयर मास के बारे में पढ़ा था। अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, और ज्योग्राफी का फिजिकल ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी का लेक्चर। ठीक है, ऑन साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन। तो ठीक है, वो तो तब की बात है, लेकिन अब भी ये डिस्कस कर ही लेते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा एयर मास क्या है। ये हो जाएगा आपका इंट्रोडक्शन, ये तो ऑब्वियसली इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और उसके चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपको बताने हैं, तो ये हो जाएगा आपका मेन जो टॉपिक है, यानी कि मेन जो कंटेंट है वो आपका डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन क्या होता है भाई? देखिए हमें पता है कि एक एयर होता है। एयर अगर किसी होमोजिनस एरिया के ऊपर चला गया, एयर ओवर एनी होमोजिनस एरिया, एक होमोजिनस एरिया, जैसे कि होमोजिनस एरिया का मतलब चेंज नहीं होना। होमोजिनस मतलब कुछ चेंज ना होना। तो होमोजिनस लिक्विड क्या बोलते हैं? मतलब हर जगह आपका सेम कंपोजिशन अगर लिक्विड का है तो बोलते हैं होमोजिनस लिक्विड। उसी तरीके से होमोजिनस एरिया एक ही जैसा एरिया है, ठीक है, उसमें चेंज नहीं है कोई। अब देखिए होमोजिनस एरिया हो सकता है जैसे कि आपका कोई ओशन हो गया, ठीक है, या कोई आपके प्लेन्स हो गए, ठीक है, आपका कोई ठंडा एरिया हो सकता है, कुछ गर्म एरिया हो सकता है, पोलर रीजन हो सकता है, ठीक है, कोई भी एरिया है। ठीक है, तो मान लेते हैं जो भी एरिया होगा उसको हम लोग बोल देते हैं सोर्स रीजन। आपके सोर्स रीजन के ऊपर जो एयर होगा, सोर्स रीजन के ऊपर एक एयर होगा ना, सोर्स रीजन के ऊपर, तो उस जिस प्रकार का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी आपका सोर्स रीजन का है उसी प्रकार का एयर आपका बन जाएगा। ठीक है, तो एयर का एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगा बेस्ड ऑन कि सोर्स रीजन कैसा है। भाई सोर्स रीजन क्या होता है? भाई ये आपका रीजन है, इसके आसपास जो एयर आपका मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे हैं ना, तो ये होता है सोर्स रीजन। एसआर लिख दिया हमने इसको। इसके ऊपर हो जाएगा आपका एयर। तो इस सोर्स रीजन के होने के कारण एयर जो कि इस सोर्स रीजन पे डिपेंडेंट है, तो एयर का एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है। अभी डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर एयर मास का, इसके आसपास जो एयर मास है उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा और एक पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी होगी, और उस पूरे एयर मास में ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है हॉरिजॉन्टली चेंज नहीं होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल वेरिएशन नहीं होगा। ठीक है, हमने देखा कोई भी हॉरिजॉन्टल वेरिएशन अगर ना हो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में बिकॉज ऑफ द सोर्स रीजन। ठीक है, समझ में आया हमें? सोर्स रीजन है, उसके ऊपर एयर होगा, एयर के कुछ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जैसे कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, जो कि जिसका कोई भी हॉरिजॉन्टल वेरिएशन ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एयर मास। यहाँ पे इंट्रोडक्शन हमारा खत्म हो गया कि हमें पता चल गया भाई एयर मास होता क्या है। अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये है कि जो एयर मास है, हो सकता है ये एयर मास अपनी जगह रेस्ट पे रहे, यानी कि मूव ना कर रहा हो, या ऐसा भी तो हो सकता है ये जो एयर मास है आगे की तरफ मूव करने लगे, आगे की तरफ आपका मूव करने लगे, हो सकता है ये मूव कर रहा हो, और अगर ये मूव करेगा तो ये ट्रांसफॉर्म कर जाएगा आपका लोकल वेदर, अपना लोकल वेदर ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे कि लेटर से ये कोल्ड एयर है, ये कोल्ड एयर अगर मूव करते करते किसी वार्म रीजन में चला जाए तो उसका इंपैक्ट तो करेगा ही ना, उसका वेदर थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो इस मूवमेंट ऑफ एयर मास की वजह से आपका जो लोकल वेदर है इसमें कुछ चेंजेस हमको देखने को मिलता है। तो ये तो सबसे पहली बात होगी। और सेकंड बात जो हम लोग करेंगे उसमें ये है कि अब ये जो एयर मास है इसको या तो हम लोग कोल्ड एयर मास बोल सकते हैं, या तो हम बोल सकते हैं कोल्ड एयर मास, या तो हम इसको बोल सकते हैं वार्म एयर मास। ठीक है, अब ये कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास में क्या डिफरेंस है? देखिए, अगर आपका एयर मास इज कोल्डर देन, इफ द एयर मास, एयर का जो मास है, एयर मास है, अगर ये कोल्डर है किससे? आपके अंडरलाइंग सरफेस से। जो सरफेस है
अंडरलाइंग सरफेस, जिस सरफेस के ऊपर आपका एयर मास है उससे अगर ये ज्यादा ठंडा हुआ तो हम कह देंगे कोल्ड एयर मास। उसी तरीके से सरफेस से अगर जो एयर मास है वो आपका वार्मर है, ज्यादा गर्म है देन द अंडरलाइंग सरफेस, तो हम लोग बोल देंगे वार्म एयर मास। तो ये भी बस आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये अगर समझ में आ गया तो हमें पता चल गया कि भाई एयर मास होता है, उसके मूवमेंट की वजह से आपके लोकल वेदर में चेंजेस आते हैं। अब दो बातें रह गई। पहली बात, आपका सोर्स रीजन कितने प्रकार के होते हैं, इसको डिस्कस करना है। और सोर्स रीजन के ऊपर जो एयर मास है जो कि आपका मूव होता रहता है, ये कितने प्रकार के हैं, ये डिस्कस करेंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सोर्स रीजन की। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स रीजन आर देयर, ये डिस्कस करेंगे। तो 5 प्रकार के सोर्स रीजन डिस्कस करेंगे और 5 प्रकार के हम लोग डिस्कस करेंगे एयर मास। ठीक है, तो लेट अस टॉक अबाउट सोर्स रीजन नंबर 1। यहाँ पे हमने सारे जो आपके सोर्स रीजन है मेंशन कर दिए। 5 सोर्स रीजन है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे वार्म ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल ओशंस। ठीक है, एक ट्रॉपिकल रीजन होता है आपका, एक इक्वेटर होता है, ये आपका ट्रॉपिक्स होते हैं, इनके बीच वाला रीजन, राइट। तो भाई ट्रॉपिकल हो या सब ट्रॉपिकल रीजन हो, यहाँ पे जो ओशंस होंगे तो उसकी बात यहाँ पे हो रही है। और तो ये सबसे पहला हो गया। दूसरा हो गया, यही सब ट्रॉपिकल रीजन में आपके हॉट डेजर्ट भी होते हैं, तो ये एक दूसरा आपका रीजन हो गया। ठीक है, तो ओशन, अगर ओशन के ऊपर होगा तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, और डेजर्ट के ऊपर होगा तो ये थोड़ा कॉन्टिनेंटल टाइप का हो जाता है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट, तो यहाँ देखिए आपका सीटी हो जाएगा ये। ठीक है, कॉन्टिनेंटल, और ये आपका ट्रॉपिकल रीजन, राइट। और यहाँ पे आपका, तो ये आपका दिस इज द, ये आपका एयर मास का नाम है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल सीटी। ठीक है, फिर सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट, अच्छा सॉरी ये हो गया 2 का, ये 2 का हो जाएगा सीटी। और ऊपर देखिए वार्म ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल ओशन है, तो ये क्या मैरीटाइम हो जाएगा, और ये टी फॉर ट्रॉपिकल। तो इस तरीके से एयर मास का नाम हमने डिसाइड कर लिया कैसा होता है। तो ये दो टाइप के एयर मास हो गए, और ये आपके सोर्स रीजन तो देख ही रहे हम लोग। फिर देखिए 3 कोल्ड हो गए, ये हो गया ना, ये आपका मैरीटाइम ट्रॉपिकल हो गया और कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 3 कोल्ड रीजन। एक है हाई लैटिट्यूड। हाई लैटिट्यूड का मतलब है भाई ये तो आपका ट्रॉपिकल रीजन हो गया। इसके बाद आपका जो इसके ट्रॉपिकल रीजन के उस तरफ होता है, ट्रॉपिकल रीजन से ज्यादा हायर लैटिट्यूड में होता है, जैसे इसके ऊपर, तो इसके ऊपर ये जो रीजन है ये हायर लैटिट्यूड होगा। इस हायर लैटिट्यूड पे जो आपका कोल्ड ओशन होगा उसको क्या बोलेंगे, क्या ये कॉन्टिनेंटल होगा कि मैरीटाइम? तो सही बात है, ये तो मैरीटाइम होगा। तो सबसे पहले मैरीटाइम पोलर हो गया ये। उसके बाद उसी तरीके से ये हो जाएगा MP मैरीटाइम पोलर। उसके बाद कोल्ड स्नो कवर्ड कॉन्टिनेंट्स, तो ये अभी क्योंकि कॉन्टिनेंटल है इसी हाई लैटिट्यूड में कॉन्टिनेंटल रीजन हो जाएगा, तो ये फिर आपका हो जाएगा कॉन्टिनेंटल और पोलर CP, तो CP हो गया। फाइनली बचा CA, यानी कि बिल्कुल पोलर रीजन्स में आपके परमानेंट आइस जमे होते हैं, वो आइस कभी पिघलते नहीं है, समर्स में भी नहीं पिघलते। तो ऐसे परमानेंट आइस कवर्ड जो कॉन्टिनेंटल रीजन है तो वो आपका हो जाएगा CA। तो यहाँ पे हमने देखा 4 प्रकार के आपके सोर्स रीजन्स और 4 प्रकार के आपके 5 प्रकार के सोर्स रीजन्स और 5 प्रकार के एयर मासेस यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए। तो इतना लिखने से आई होप ये वाला क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स सारे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए एयर मास के। तो ये 18 क्वेश्चन आपका यहाँ पे फिनिश होता है। चलिए ये वाला जो सवाल है इसमें बात क्या कर रहे हैं, हाउ आर वॉल्केनोज, अर्थक्वेक्स एंड सुनामीज रिलेटेड टू ईच अदर। ये 3 चीजों के बारे में बात की है, पहले तो वॉल्केनोज के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में और सुनामीज के बारे में, और बताया है कि आपस में रिलेटेड क्यों है। उसके बाद एक तो पार्ट ये हो गया सवाल का। दूसरा है कि कह रहे हैं हाईलाइट ऑल पॉसिबल कॉजेस ऑफ वॉल्केनो, वॉल्केनो की कॉजेस बताना है। ठीक है, तो ये एक पार्ट तो हमको याद रखना है कि हमें कॉजेस बताना है। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का। उसके बाद वॉल्केनोज, अर्थक्वेक, सुनामी को रिलेट करना है आपस में, ये दूसरा पार्ट हो गया। ये दोनों पार्ट आपके मेन जो आपका कंटेंट है उसमें जाएगा। बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। भाई इंट्रोडक्शन में क्या कर सकते हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन में हम लोग देखिए वॉल्केनो, अर्थक्वेक या सुनामी हो, ये तीनों कहीं ना कहीं आपका डिपेंड होता है किसका, प्लेट टेक्टोनिक्स पे। तो एक प्लेट टेक्टोनिक्स पे को छोटा सा इंट्रोडक्शन हमें दे देना है बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चन। तो इंट्रोडक्शन देने के बाद हमारा अगला काम कौन सा होगा, अब आपके मेन पार्ट में आ जाएंगे। इस मेन पार्ट में पहला पॉइंट लगेंगे रिलेशन। इसका रिलेशन जो कि पूछा है आपका वॉल्केनोज, अर्थक्वेक्स और सुनामीज के बीच का रिलेशन पूछा है, तो ये बताएंगे। और सेकंड बताएंगे कि भाई वॉल्केनिज्म का कॉज क्या होता है, कॉजेस ऑफ वॉल्केनोज,
ये डिस्कस कर लेंगे। तो भाई ऑब्वियसली फिजिकल ज्योग्राफी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगेन आपको कहेंगे कि ज्योग्राफी वाला हमारा प्लेलिस्ट बन चुका है, उसको देखिए फिजिकल ज्योग्राफी का, उसमें प्लेट टेक्टोनिक्स बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। देखिए हम बात करेंगे, देखिए अर्थ की, अर्थ का जो आउटर शेल होता है, देखिए आपके देखिए अर्थ को अलग अलग पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, कोर, मेंटल और ये सब चीजें। तो बिल्कुल आउटर मोस्ट जो लेयर होता है लिथोस्फीयर का, वहां पे होते हैं आपके लिथोस्फीयरिक प्लेट्स, ठीक है। वो जो प्लेट्स होते हैं वो आपस में करते हैं इंटरैक्ट, और ये जो इंटरैक्ट करने का जो प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। और इसी प्लेट टेक्टोनिक्स, ये जो इंटरैक्शन होता है, इसी इंटरैक्शन के कारण हमारे जो जैसे वॉल्केनिज्म शो होता है, इसी इंटरैक्शन की वजह से ही तो वॉल्केनोज बनते हैं। तो वॉल्केनोज इसी की वजह से बनते हैं, और अर्थक्वेक जो है, जो अर्थक्वेक है वो भी इसी की वजह से आते हैं। और इसी का अर्थक्वेक का एक सब पार्ट आपका सुनामी है। अगर आपका समंदर के अंदर इस प्रकार का अर्थक्वेक आ जाता है तो अब बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वेव्स फॉर्म होते हैं जो कि बनते हैं सुनामी। तो ऑल दीज प्रोसेसेस, वॉल्केनिज्म और अर्थक्वेक, सुनामीज, ये ऑल आर बिकॉज ऑफ दिस इंटरैक्शन बिटवीन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। इसी को बोलते हैं हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स। तो आई होप ये तो क्लियर हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब आते हैं हमारा अगले मुद्दे पे। हमको बात करना है रिलेशन, किसके बीच में रिलेशन, वॉल्केनोज, अर्थक्वेक्स और सुनामीज के बीच में क्या रिलेशन है, उसको हम लोग चलो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अर्थक्वेक क्या होता है। अर्थक्वेक बेसिकली हम जानते हैं कि हमारे पास एक दिस इज अ लिथोस्फेरिक प्लेट, एक और एक लिथोस्फेरिक प्लेट है। ये अगर आपस में टकराए और दे कोलाइड विथ ईच अदर, ये अगर आपस में इस तरीके से कोलाइड करते हैं, इसी के कारण, मतलब बेसिकली कोलाइड करते हैं और एक ग्राइंडिंग एक्शन होता है, एक ग्राइंडिंग एक्शन। ग्राइंडिंग आई होप आप समझ पा रहे होंगे ग्राइंडिंग एक्शन कैसा होगा। आपस में ग्राइंड करते हैं, एक दोनों टकराते हैं, टकरा के आपस में ग्राइंड करते हैं। जैसे आप दो दांतों को बीच में दबाते हैं ना, तो वो ग्राइंडिंग मैकेनिज्म है। उस तरीके से दो प्लेट आपस में इस तरीके से दब रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज ग्राइंडिंग मैकेनिज्म। इसी ग्राइंडिंग एक्शन होने के कारण आपका एनर्जी रिलीज होता है। ग्राइंडिंग एक्शन किसके बीच में, बिटवीन द टेक्टोनिक प्लेट्स, लिथोस्फेरिक प्लेट्स और टेक्टोनिक प्लेट्स, इनके बीच में आपका ऐसा ग्राइंडिंग शो होता है जिसके कारण आपका अर्थक्वेक होता है। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। वैसे देखा जाए तो टेक्टोनिक प्लेट के बीच में बहुत सारा मतलब आपका इंटरेक्शन हो सकता है कोलाइड हो जाए, जो कि हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया। कोलाइड होने के बाद हो सकता है एक दूसरे के दूर हो जाए, ये मूव अपार्ट, एक दूसरे से दूर भी तो हो सकते हैं, ठीक है। और तीसरा ये भी तो हो सकता है स्लाइड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, आपका एक दूसरे के ऊपर स्लाइडिंग एक्शन भी हो सकता है। तो ये तीन आपके टेक्टोनिक प्लेट्स के मोशन हो सकते हैं, शो हो सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात हम लोग करते हैं, चलिए अर्थक्वेक की बात होगी। अच्छा, अब यही अर्थक्वेक अगर ओशन के भी अंदर हो, अगर यही अर्थक्वेक आपका ओशन में हो, तो ये बन जाता है सुनामी, ठीक है। सुनामी के कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा सुनामी जो रिकॉर्ड किया गया है वो आया था 1883 में। आपका इंडोनेशिया का एक वॉल्केनो है जिसका नाम है क्राकाटोआ वॉल्केनो। तो इंडोनेशिया के क्राकाटोआ वॉल्केनो में 1883 में आपको सुनामी दिखा था। एक और सुनामी के बारे में आपको पता होगा 2004 में, जिसको इंडिया में काफी इंडियन ओशन में आया था और इंडिया में इंपैक्ट हुआ था। तो इंडियन ओशन में आया हुआ ये वोल्केनो आपका। तो यहाँ पे सुनामी के कुछ कॉजेज भी देख लेते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा हटके हो गया, ये पूछा नहीं गया क्वेश्चन में, लेकिन सुनामी डिस्कस कर रहे हैं तो ये भी डिस्कस कर लें। तो सुनामी का सबसे पहला कारण तो हो गया अर्थक्वेक। अर्थक्वेक, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है ये, ठीक है। फर्स्ट इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देख लिया हमने, अर्थक्वेक की वजह से हुआ इंडियन ओशन के नीचे। दूसरा रीजन एक और हो सकता है आपका वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है। वॉल्केनो इतने तेज इरप्ट हो गया कि वहां का पानी में हलचल हो गई और आपका सुनामी फॉर्म कर गया। तो वॉल्केनो के कारण भी हो सकता है। उसका एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पे दे लिया हमने क्राकाटोआ वॉल्केनो। तो दो रीजन हो गए, वॉल्केनिक इरप्शन भी इसका एक रीजन हो सकता है। और इसका एक और रीजन हम लोग डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली क्वेश्चन में नहीं लिखना है, ये अगर सुनामी से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो उसके में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें छोटा मोटा एक दो पॉइंट यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना सुनामी के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, है ना, ठीक है। तो अभी सुनामी का डिस्कस कर लेते हैं, फिर दोबारा मेन क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो दो हो गया, अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनो हो गया। इसके बाद हो सकता है एक मीटियोराइट इम्पैक्ट हो, या इसके अलावा दूसरे नेचुरल डिजास्टर्स लाइक लैंडस्लाइड्स भी हो सकता है इसका रीजन, ठीक है। लैंडस्लाइड हो जाए कहीं तो उसकी वजह से भी सुनामी आ सकते हैं, ठीक है। 1998 में एक सुनामी आया था जिसका रीजन था लैंडस्लाइड, ठीक है। कहाँ पे आया था, आपका पापुआ न्यू गिनी में आया था।
अब ये सारे तो नेचुरल कॉजेस हैं, लेकिन एक आर्टिफिशियल कॉज भी हो सकता है आपका अंडर वाटर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, मतलब या कि अंडर वाटर एक्सप्लोजन कह सकते हैं। तो भाई यूएसए ने आपकी न्यूक्लियर टेस्टिंग की थी अंडर वाटर, जिसके कारण भी सुनामी आया था। कहां पे? इन मार्शल आइलैंड, ठीक है, एग्जांपल के साथ देखा हमने। देखिए मार्शल आइलैंड में ऐसा हुआ था न्यूक्लियर टेस्टिंग के कारण। तो देखिए ये सारे रीजन देख लिए हमने सुनामी के, और विद एग्जांपल्स देखे हमने। अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो, मीटियोराइट, लैंडस्लाइड और अंडर वाटर एक्सप्लोजन, इनके एग्जांपल्स भी हम लोग देख चुके हैं। वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, बात कर रहे थे क्यों अर्थक्वेक, सुनामी और वोल्केनोस रिलेटेड है। तो हमने देखा कि भाई आपका ये कंटिनेंटल प्लेट है, आपस में जब टकराता है, कोलाइड करता है, अर्थक्वेक आता है ग्राइंडिंग एक्शन के कारण। टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में जो इंटरेक्शन करते हैं, कोलिजन हो सकता है, स्लाइडिंग हो सकता है, एक दूसरे से मूव अपार्ट भी हो सकते हैं। ये अलग अलग आपके एक्शंस है जो टेक्टोनिक प्लेट लेती है, ठीक है, इनके कारण भी ऐसा हो सकता है। और अगर समंदर के अंदर आपका अर्थक्वेक आता है तो वो सुनामी बनता है। उसके एग्जांपल्स देखे, क्यों होते हैं ये भी देख लिया। अब यहाँ पे बात करते हैं वोल्केनो की। वोल्केनो क्यों बन रहा है, यही तो हमारा अगला पार्ट था, कॉजेज ऑफ वोल्केनो। तो दो देख लिया हमने, अर्थक्वेक, सुनामी देख लिया। अब वोल्केनो का कॉज भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि देखिए वोल्केनो, अर्थक्वेक, जो सुनामी है ना, ये आसपास के रीजन में आते हैं, मोस्टली नियर ईच अदर, यार नियर ईच अदर, एक दूसरे के आसपास आते हैं। अगर मान लेते हैं कहीं अर्थक्वेक आ गया, तो कई बार देखा गया है कि आसपास कहीं ना कहीं वोल्केनो जरूर होगा, ठीक है। तो ये आपस में एक तरीके से लिंक्ड है, इनका जो लोकेशन है वो अगर आप मैप करें, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, देखिए पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आपका पैसिफिक ओशन में एक पूरा एक रिंग बनता है, जहां पे बहुत सारे वॉल्केनोज, बहुत सारे वॉल्केनिक एक्टिविटीज तो होते ही है, साथ में इस एरिया में आप बहुत ज्यादा अर्थक्वेक भी आता हुआ देखते हैं। तो ये सारे जो आपके प्लेट बाउंड्रीज के आसपास वाला जो रीजन है, दीज आर वेरी प्रोन टू वॉल्केनोज, अर्थक्वेक्स एंड सुनामी ऑफ कोर्स, ठीक है। अर्थक्वेक का पार्ट ही हो गया सुनामी। तो ये देखिए ये एक दूसरे के आसपास होते हैं, बहुत ही पास होते हैं एक दूसरे के। इसका बहुत बड़ा रीजन हमने एग्जांपल हमने बताया, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाला जो रीजन है, ठीक है, ये इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, ठीक है। फाइनली हम लोग क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में भी आएंगे, हम लोग बात करेंगे वॉल्केनिज्म के क्या क्या कॉजेस होते हैं। देखो वॉल्केनिज्म का सबसे पहला जो रीजन हो सकता है प्लेट टेक्टोनिक्स, उसका सबसे बड़ा रीजन है प्लेट टेक्टोनिक्स। इसमें हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स में हम लोग बात करेंगे कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट। कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट में क्या होता है, देखिए ये आपका प्लेट है, एक दूसरे के आसपास आ रहा है, कोलाइड कर रहा है, अर्थक्वेक वगैरह आ सकता है, ठीक है। कोलाइड करने के बाद ग्राइंडिंग एक्शन होता है और ये फिर स्किन सबडक्ट करता है। जो आपका भारी प्लेट होगा, द डेंसर प्लेट, जो आपका सबडक्ट हो जाएगा लाइटर प्लेट में। दिस इज डेंसर प्लेट, ये आपका डेंस प्लेट है, और दिस इज द लाइटर, ये लाइट है थोड़ा, ठीक है। तो डेंस प्लेट है वो लाइटर प्लेट के नीचे आपका हो जाता है सबडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबडक्ट, ये आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं एग्जाम में, एज वेल एज डायग्राम भी बना सकते हैं। तो ये जब सबडक्ट हो जाता है, फिर से बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये आपका सबडक्ट हो जाएगा, ये आपका इस तरीके से सबडक्ट हो जाएगा प्लेट पे, ठीक है। इसके ऊपर एक प्लेट रहेगा ऐसे, ठीक है, हल्का वाला प्लेट, और ये जो होगा यहाँ पे हो जाएगा मेल्ट, ठीक है। मेल्ट होके ये एक ऊपर की तरफ लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है, हल्का होके ऊपर की तरफ आता है, और जहां भी कमजोर रीजन देखता है वहां से ये जो आपका मैग्मा है बाहर आता है और ऐसे लावा बनाता है। यही बनते बनते फिर आपका फाइनली एक वॉल्केनो क्रिएट हो जाता है। ये जो वॉल्केनो है, ये वॉल्केनो का पाइप है, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस ऑफ वॉल्केनो है, ठीक है, सबडक्ट करके वॉल्केनो बनता है। तो कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट इसका एक बहुत बड़ा रीजन हो गया। सेकेंड रीजन है आपका ओशन फ्लोर स्प्रेड। ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग का एक एग्जांपल है, देखिए मिड ओशनिक रिज जो आपका अटलांटिक ओशन में है, ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। अटलांटिक ओशन के सेंटर में आपका मिड ओशनिक रिज आप देखने को मिलता है आपको। इसमें देखिए दो प्लेट्स होते हैं, आपस में एक दूसरे से दूर जाते हैं। एक दूसरे से अगर दूर जाते हैं तो बीच में स्पेस फिलअप करने के लिए अंदर से जो मैग्मा है वो बाहर आता है, मैग्मा बाहर होता है और जमा होता रहता है, और इस एरिया में दोबारा इस तरीके से देखिए वॉल्केनो फॉर्म कर देता है। तो सेकंड रीजन हमने देखा, ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग इज द रीजन ऑफ वॉल्केनिज्म। और रीजन देखिए, तीसरा रीजन है कुछ नहीं हो रहा, ना प्लेट एक दूसरे के पास जा रही है ना दूर जा रही है। हो सकता है आपका ये आपका प्लेट है, इस प्लेट के नीचे कुछ रीजन ऐसा प्लेट में रीजन होगा जो कि होगा वीक जोन्स। आपके कॉन्टिनेंट, आपके प्लेट्स में, अर्थ सरफेस में आपके वीक जोन्स इन द अर्थ सरफेस। तो ये जो वीक जोन्स है, यहां से देखिए मैग्मा ऐसे उद्गार हो रहा है इसका, ठीक है, बाहर निकल रहा है और वॉल्केनो बन रहा है, वीक जोन्स, ठीक है। ये तीसरा हम लोगों ने रीजन देखा वॉल्केनिज्म का।
नेक्स्ट फोर्थ रीजन जो है काफी इंटरेस्टिंग है, ये हम जानते हैं, दिस इज हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म। पता होगा आपको हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म क्या होता है? नहीं पता है तो फिर हम आपको भेजेंगे हमारे ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में, जाके देखिए भाई वो हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म क्या होता है, डिटेल में बताया समझाया है आपको, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी को वीडियोस ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाइए, बिल्कुल देखिए, है ना। तो वहां पे देखिए हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म की बात की गई है। तो जैसे कुछ ऐसा एरिया होता है आपका समंदर के अंदर जहाँ पे इस प्रकार से आपका लावा बाहर आने की कोशिश करता रहता है, तो इसके समंदर के अंदर नहीं, सॉरी, धरती के अंदर। तो जब आपका प्लेट्स इस एरिया से मूव करते हैं, ये होते हैं आपके हॉटस्पॉट्स में देखिए आपका ये देखिए मैग्मा प्लूम होगा, इसमें मैग्मा प्लूम आपका यहाँ है, वो धीरे धीरे ऊपर आता है और इसके ऊपर देखिए लिथोस्फेरिक प्लेट्स ऐसे मूव करते हैं, तो यहाँ पे एक वॉल्केनो बना दिया। ये और आगे मूव कर जाएगा तो इसके पीछे वाले रीजन में वॉल्केनो बन जाएगा, ये और आगे मूव कर जाएगा तो इसके पीछे एक और वॉल्केनो बन जाएगा। तो इस प्रकार के वॉल्केनिक आइलैंड्स बनाते हुए चलते हैं। तो ये हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म एक इंपॉर्टेंट रीजन है आपका वॉल्केनिज्म का, ये भी एक तरीका है जिससे वॉल्केनो फॉर्म होता है। इसका एग्जाम्पल है आपका इंडियन ओशन में, आपने देखा होगा इंडियन ओशन में देयर इज अ आइलैंड कॉल्ड एज रीयूनियन आइलैंड, फ्रांस के अंदर आता है ये, ठीक है, फ्रांस के अंदर आता है ये रीयूनियन आइलैंड, और ये इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म। और फाइनली एक लास्ट हम लोग कॉज देखेंगे वॉल्केनो का, दिस इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा। तो मैग्मा क्या करता है, मैग्मा चेंबर होता है ना, ये मैग्मा का चेंबर है। मैग्मा चेंबर के ऊपर वाले रीजन में आपका ये जो है सॉलिडिफाई कर गया, लेटर से ये जो आपका मैग्मा है वो क्रिस्टलाइज कर गया, सॉलिडिफाई कर गया, तो ये नीचे की तरफ आएगा, ऐसे करके मैग्मा सॉलिडिफाई करके नीचे आएगा। और जब ये मैग्मा सॉलिडिफाई करके नीचे, दिस पर्टिकुलर क्रिस्टलाइज्ड मैग्मा विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द मैग्मा चेंबर, मैग्मा चेंबर के नीचे इस तरह सिंक हो जाता है। अब जब ऐसा होता है तो फ्रेश मैग्मा बाहर आता है, फ्रेश जो मैग्मा है, मोल्टेन मैग्मा, वो बाहर की तरफ आता है और वॉल्केनो फॉर्म करता है फाइनली। इसको थोड़ा और समझेंगे, अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो ये समझ लीजिए, बाल्टी ले लीजिए, इस बाल्टी के अंदर पानी भर दीजिए, इस पानी भरने के बाद आप इसमें एक बड़ा सा पत्थर लीजिए, इसके ऊपर छोड़ दीजिए। पत्थर जब नीचे की तरफ अंदर जाता है तो तुरंत क्या हम देखते हैं कि पानी ऊपर की तरफ आ रहा है। पत्थर जब नीचे जाता है तो आसपास का पानी ऐसे ऊपर की तरफ पंप होता है और बाहर की तरफ उछलता है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलता है, जब क्रिस्टलाइज्ड मैग्मा आपका मैग्मा चेंबर के अंदर चला जाता है तो फ्रेश जो मोल्टेन मैग्मा है बाहर की तरफ आता है, और जिसके वजह से आपका वॉल्केनो फॉर्म हो जाता है। दिस इज द फिफ्थ वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ वॉल्केनो। इसके साथ सारे हम लोगों ने कवर कर दिया है, जो हम लोगों ने डिस्कस करना था भाई हमने देख लिया। प्लेट टेक्टोनिक्स इंट्रोडक्शन हो गया, रिलेशन देख लिया और कॉजेज ऑफ वॉल्केनो देख लिया, सारी बातें कवर कर दी। 200 वर्ड में इसको लिख डालिए, सारे पॉइंट्स कवर कर डालिए, अच्छा डायग्राम बनाइए और पूरे नंबर ले जाइए, ठीक है। इसके साथ ये वाला क्वेश्चन भी समाप्त होता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, GS1 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, मेंशन द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ ओशन करंट्स एंड नेम द करंट्स ऑफ द अटलांटिक ओशन। तो देखिए सबसे पहली बात ये करनी है हमें कि ओरिजिन ऑफ ओशन करंट के बारे में बात करनी है। ओशन करंट बनने के क्या फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ ओशन करंट। लेकिन भाई एक चीज तो हमें समझ में आ गया कि जो ओशन करंट्स है, सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में हम लोग लिखेंगे कि भाई ओशन करंट्स होते क्या है। उसके बाद हमारा आता है मेन कंटेंट। मेन कंटेंट में हम लोग लिखेंगे ये जो ओशन करंट्स है इसका बनने का, ओरिजिन होने के कौन सा फैक्टर्स होता है। तो मेन में हम लोग लिखेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स, ठीक है। चलिए फैक्टर्स लिख दिए हमने। उसके बाद फाइनली नेम द करंट्स ऑफ अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन में जो आपके करंट है उनको हमें मेंशन करना होगा यहाँ पे, ठीक है, वो तो हम लोग इजीली मेंशन कर सकते हैं। तो मेन कंटेंट में दो चीजें लिखनी है, हमें समझ में आ गया, एक तो फैक्टर्स लिखना है हमको और फाइनली हमें नेम करना है। आसान काम है नेम करना, ये तो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करना जरूरी है, यही आपका मेन चीज है जो आपको पता होना चाहिए। ये पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग डिफाइन करेंगे ओशन करंट को। ओशन करंट को डिफाइन करेंगे तो हमको कहना पड़ेगा कि देखिए आपका ओशन होता है, ओशन एक वाटर बॉडी है। अब वो जो वाटर बॉडी है वो आपका मोशन में रहता है, इसमें पानी ऐसा नहीं होता स्टैग्नेंट होता है, नाली की तरह नहीं है कि एकदम जमा रहता है। पानी हमेशा मूव करता रहता है इन डिफरेंट फॉर्म। जैसे कि पानी का मूवमेंट आपका वेव्स के फॉर्म में हो सकता है, वेव्स के अलावा आपका पानी का मूवमेंट हो सकता है टाइड्स के फॉर्म में, और थर्डली हम देख सकते हैं आपका ओशन का पानी मूव करता है इन द फॉर्म ऑफ करंट्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ। तो ऑब्वियसली टाइड और वेव के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हमें बात करनी है करंट्स की। तो करंट क्या है, करंट ओशन के ऊपर ही आपका एक
एक वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम ऑफ वाटर है, इट इज अ रेगुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर। और ये एक ऐसा रेगुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर है जो एक फिक्स्ड डायरेक्शन में हमेशा मूव करता है, इट मूव्स इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। ठीक है, दो चीजें देखी कि एक करंट है, एक रेगुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर है जो कि एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करता है, इसी को हम लोग ओशन करंट कहते हैं। अब ये ओशन करंट है, दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो करंट हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल मूव करेगा, या तो वर्टिकल मूव करेगा। जैसे कि ये अगर पानी है हमारा, ओशन है, ये ओशन का फ्लोर है, तो हो सकता है ये जो करंट है ये इसके हॉरिजॉन्टल फ्लो कर रहा हो, इस तरीके से ऐसे फ्लो कर रहा हो। ठीक है, तो इसे हॉरिजॉन्टल फ्लो कहेंगे। और हो सकता है ऐसे नीचे वर्टिकल भी तो फ्लो कर सकता है, तो वर्टिकल भी फ्लो करता है। तो हॉरिजॉन्टल फ्लो के बारे में तो हम लोग डिस्कस करेंगे। और बेसिकली विंड के वजह से मेन आपका फैक्टर होता है, विंड का मूवमेंट होता है, उसकी वजह से आपका हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है। और जो वर्टिकल मूवमेंट होता है, वर्टिकल मूवमेंट का कारण होता है आपका डेंसिटी डिफरेंस, डिफरेंस इन डेंसिटी। डेंसिटी डिफरेंस के वजह से मेनली ये होता है, अभी इसको अच्छे से देखेंगे हम लोग। डेंसिटी डिफरेंस होता क्यों है? डेंसिटी डिफरेंस होता है आपका टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, या तो चेंज इन सैलिनिटी, यानी कि सैलिनिटी में चेंज होने की वजह से हो सकता है। सैलिनिटी क्या होता है हमें पता है, कितना सॉल्ट आपका डिसॉल्व है आपके ओशन में, इसको बोलते हैं सैलिनिटी। सैलिनिटी के चेंज करने पर या टेम्परेचर के चेंज करने पर जो डेंसिटी डिफरेंस होता है, दैट इज द मेन कॉज ऑफ द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ करंट। तो आई होप करंट के बारे में इंट्रोडक्शन में तो कोई कमी नहीं रहेगी, अभी पूरा इंट्रोडक्शन हमारा क्लियर है, तो ये वाला फैक्टर हमारा हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो ये जो करंट्स होते हैं इसका एक रीजंस कौन कौन से हैं, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो रीजंस देखिए दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो एक तो कुछ प्राइमरी रीजंस होते हैं, प्राइमरी रीजंस हो सकते हैं, या आपके सेकेंडरी रीजंस हो सकते हैं। अब देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी फोर्सेस में अंतर समझिए। प्राइमरी फोर्सेस वो सारे फोर्सेस होते हैं जो आपके मूवमेंट को इनिशिएट करते हैं, दे इनिशिएट द मूवमेंट, मतलब मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए आपको प्राइमरी फोर्सेस की आवश्यकता होती है। उसके बाद सेकेंडरी फोर्सेस की बात अगर करें तो सेकेंडरी फोर्सेस इनिशिएट करने का काम नहीं हो सकता है, इनिशिएट ऑलरेडी प्राइमरी फोर्स के द्वारा कर दिया गया होता है। सेकेंडरी फोर्सेस ये जो मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, स्टार्ट इनिशिएट नहीं करता, इट इन्फ्लुएंसेस। तो ये सेकेंडरी जो फोर्सेस होते हैं वो मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब इनके बारे में हम लोग थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी फोर्सेस की। प्राइमरी फोर्सेस का नंबर वन फोर्स इट इज कॉल्ड एज इंसोलेशन। इंसोलेशन मतलब सूरज से जो एनर्जी लेता है उसको बोलते हैं इंसोलेशन। सूरज की गर्मी की वजह से, यानी कि बेसिकली सन्स हीट के वजह से, जो कि इक्वेटर में सबसे ज्यादा पड़ता है, तो आपका वाटर जो पानी गर्म हो जाता है। हम जानते हैं पानी गर्म होने के बाद अगला जो प्रोसेस हो जाएगा दैट विल द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन, यानी कि आपका पानी गर्म होके एक्सपैंड करेगा, और जब एक्सपैंड करेगा तो मूवमेंट उसकी वजह से स्टार्ट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जो इक्वेटर है, इक्वेटर में आपका पानी सबसे ज्यादा ऑब्वियसली एक्सपैंड कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि इक्वेटर में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। तो करीबन देखा गया है कि 8 सेंटीमीटर के आसपास ये इट इज हाइयर, आसपास के पानी से आपका 8 सेंटीमीटर ज्यादा ये ऊंचाई पर रहता है। तो एक स्लोप क्रिएट हो जाता है, बेसिकली एक स्लोप क्रिएट हो जाता है। मोस्टली दिस स्लोप इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन के में एक स्लोप क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इक्वेटर का जो आपका हाइट है हाइयर है, करीबन 8 सेंटीमीटर हाई हो जाएगा। उसकी वजह से एक ग्रेडियंट या स्लोप फॉर्म हो जाएगा जो जिसकी वजह से पानी मूव करेगा। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी। चलिए सेकेंडरी की बात बाद में करते हैं, अभी दूसरा रीजन देखते हैं हम लोग। सेकेंड प्राइमरी रीजन ये है आपका ग्रेविटी। ग्रेविटी के वजह से भाई एक जगह हाई हो गया ना, एक जगह पानी हाई है, एक जगह पानी लो है, हाई टू लो फ्लो करेगा। अब जैसे हमने देखा जहां एक्सपेंशन ज्यादा है वहां हाई हो गया, तो हाई टू लो फ्लो इसलिए करेगा क्योंकि ग्रेविटी है। तो इसमें भी कोई ऐसी वाली बात नहीं है। ग्रेविटी या इसको ग्रेडियंट डिफरेंस भी बोल सकते हैं, ग्रेडियंट डिफरेंस की वजह से भी आपका फ्लो करता है वाटर। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। अब ग्रेडियंट डिफरेंस की वजह से वाटर फ्लो करता है, ये हमें पता चला। थर्ड रीजन क्या है? थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दैट इज विंड। आपका विंड फ्लो करता है ना, अब हमें पता है वेस्टर्ली स्ट्रेट विंड्स आपके परमानेंट विंड्स हैं जो कि फ्लो करते हैं एक डायरेक्शन में, तो उस विंड की वजह से आपका उसका भी इंपैक्ट होता है ऑन द मूवमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। तो देखिए विंड का मूवमेंट भी देख लिया है। अब जो विंड है इट गेट्स इन कॉन्टैक्ट विद द ओशन वाटर के साथ ये कॉन्टैक्ट में आता है, और आपका जो करंट है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को ही ये इन्फ्लुएंस करता है आपका विंड। ठीक है, और ये होते तो परमानेंट विंड्स हैं, लेकिन इसमें सीजनल वेरिएशन भी आता है।
तो सीजनल वेरिएशन जब आता है आपका विंड में, जैसे जैसे कि हम जानते हैं ना, मॉनसून में देखिए सीजन के साथ साथ ITCZ मूव करने के साथ साथ वेरिएशन देखने को मिलता है, आपका विंड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, डायरेक्शनल वेरिएशन देखने को मिलता है। उसी तरीके से ओशन के वाटर में भी सीजनल वेरिएशन हम देखेंगे, तो क्योंकि बेसिकली वो विंड पे बहुत काफी हद तक डिपेंड करता है, ठीक है। हम लोग देखेंगे रिवर्सल ऑफ मॉनसून की वजह से हमारा जो ओशन करंट्स है उनका भी डायरेक्शन थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होता है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है ये प्रूव करने के लिए कि विंड एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इम्पैक्ट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो फैक्टर है दैट इज कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? कोरियोलिस फोर्स के बारे में भाई ऑब्वियसली फिर हम कहेंगे फिजिकल ज्योग्राफी वाला लेक्चर देखिए हमारे प्लेलिस्ट में जाके, लेकिन इसको अगर आप इसको तो ज्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन शॉर्ट में अगर कहें तो कोरियोलिस फोर्स होता है अर्थ के रोटेशन की वजह से जो फोर्स होता है वो होता है कोरियोलिस फोर्स। और बेसिकली इसका डायरेक्शन में हमें पता है ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, राइट हैंड साइड में। तो कोई भी चीज, कोई भी विंड जो है वो राइट हैंड साइड मूव करने का प्रयास करेगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में हम ये लेफ्ट की ओर मूव करने का प्रयास करेगा। रीजन वगैरह हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी फिजिकल ज्योग्राफी क्लास में, वो यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये दो चीज मेंशन करिए। कोरियोलिस फोर्स का भी इंपैक्ट होता है आपका ऑन ओशन करंट, ठीक है। तो ये सारे आपके प्राइमरी फोर्सेस हो गए। तो प्राइमरी फोर्स हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब सेकेंडरी फोर्सेस की चर्चा करते हैं। वो सारे जो मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करे वो होते हैं सेकेंडरी फोर्सेस, ठीक है। तो सेकेंडरी फोर्सेस में हम लोग बात करते हैं, सबसे बड़ा रीजन होता है आप जो वर्टिकल मोबिलिटी है ना, सेकेंडरी फोर्सेस में वर्टिकल मोबिलिटी इंपॉर्टेंट है। हमने देखा हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी तो हमने देखा ही, ठीक है। जैसे पहाड़ वहाड़ हमने बनाया, ठीक है, ऐसे 3D एक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे अब ये आपका ओशन आ गया, ये आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ वगैरह आ गया। यहाँ पे देखिए ये आपका ओशन है, ठीक है, दिस इज योर ओशन, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए हमने ओशन बनाने का प्रयास किया। इस तरीके के डायग्राम आप भी बना सकते हैं। मैं वैसे तो छाप सकता था मैं फोटो ला के, लेकिन मैं भी आपके साथ डायग्राम बना रहा हूँ। ऐसे डायग्राम आप भी बनाइए तो अच्छा लगेगा आपके एग्जामिनर को अच्छा लगेगा तो आपको नंबर भी अच्छे मिलेगा, देगा वो, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो मूवमेंट है ये क्या है? दिस इज द वर्टिकल मूवमेंट। और इसके ऊपर जो हो रहा है ये देखिए वर्टिकल मूवमेंट क्या, ओशन के फ्लोर में इस प्रकार के जैसी मूवमेंट हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऊपर आ गया ये, और अब ये सरफेस पे ऐसे मूव कर रहा है। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। ये जो वर्टिकल मूवमेंट है इसकी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो वर्टिकल जो मूवमेंट होता है, वर्टिकल मोबिलिटी कह लीजिए इसको। वर्टिकल मोबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? वर्टिकल मोबिलिटी डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी वेरिएशन। डेंसिटी के वेरिएशन पे डिपेंड करता है ये, ठीक है। डेंसिटी वेरिएशन पे आपका वर्टिकल मोबिलिटी डिपेंड करती है। कैसे चेंज होती है? देखिए क्या होगा, जो डेंस होगा वो क्या करेगा, नीचे सिंक करेगा ना। अब डेंस के क्यों होगा? देखिए सैलिनिटी के इंक्रीज करने पर आपका पानी डेंस होता है, डेंसिटी इंक्रीज करती है। इसके अलावा आपका ठंडा पानी जो कोल्ड वाटर है अगर कोल्डनेस उसकी बढ़ाई गई तो भी वो ज्यादा डेंस हो जाएगा। और जो डेंस होता है, जो डेंस वाटर है, इट सिंक्स। डेंस वाटर आपका सिंक करता है। हमेशा याद रखिए जो डेंस पानी है सिंक करेगा, और जो कम डेंस है वो ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा। इस तरीके से सर्कुलेशन फॉर्म होगा आपके ओशन फ्लोर में इस प्रकार का सर्कुलेशन होता है। ये जो आपका वर्टिकल मोबिलिटी है जिसका कारण है डेंसिटी वेरिएशन, ये हो गया आपके सेकेंडरी फोर्सेस का एग्जांपल, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नहीं, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अभी भी आपको नेम्स बताने हैं, तो नेम्स ही बताने हैं ना। तो अब एक छोटा सा एक डायग्राम भी बना सकते हैं यहाँ पे, और डायग्राम बना के आप शो कर सकते हैं सारे नेम्स। जैसे कि आप यहाँ पे बना लीजिए, नॉर्थ अमेरिका बना लीजिए। तो ये रफ एक डायग्राम बना लिया हमने, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। थोड़ा सा और बेटर हो सकता है मेरा ड्राइंग, बट ठीक है, आप थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। अफ्रीका हो गया, ये यूरोप हो गया। यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि भैया नॉर्थ आपका कौन कौन से करंट्स हैं। जैसे कि आपका गल्फ स्ट्रीम दिखा सकते हैं इसको, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम के अलावा आप दिखा सकते हैं लैब्राडोर करंट, ठीक है। लैब्राडोर करंट हो गया। लैब्राडोर करंट के अलावा आप देखिए इक्वेटोरियल करंट दिखा सकते हैं, इक्वेटोरियल करंट। इसके बाद हम लोग दिखा सकते हैं आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हम लोग शो कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के साथ हम लोग बात कर सकते हैं वेनेजुएला, ठीक है। वेनेजुएला करंट भी हम लोग दिखा सकते हैं, एक्सेट्रा। और भी कई सारे करंट्स हैं, जैसे कि ब्राजील करंट भी शो कर सकते हैं। ब्राजील करंट शो कर दीजिए, या फॉकलैंड करंट शो कर दीजिए, ठीक है। ये एक तरीके से आप समझ लीजिए आपका होमवर्क है। आप देखिए, केवल नेम ही तो पूछा है, ज्यादा इसको डिटेलिंग नहीं करनी है। अगर आप ये बना सके अच्छी बात है,
और इसको आप शो कर दीजिए, सारे जितने भी आपके पास करेंट्स हैं उसको आप मैप में शो कर दीजिए, तो आपकी नेमिंग भी हो गई। इसी के साथ ही ये वाला जो क्वेश्चन है पूरी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। साथ ही साथ हम लोगों ने GS1 2018 का जो हम लोग पेपर डिस्कस कर रहे हैं ना, तो 2018 के GS के सारे जो 20 क्वेश्चन हो गए पार्ट 1 और पार्ट 2 यहाँ पे हम लोगों ने समाप्त कर लिया। ठीक है, इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद इसको आप दिमाग में बैठाइए, उसके बाद बिना देखे 10 क्वेश्चन कोशिश करिए 1.5 घंटे के अंदर या उससे भी कम में आप लिख डालिए। ठीक है, लिखने की प्रैक्टिस जरूरी है। तो आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, अभी आपका काम आता है, आप लोग क्या करेंगे, ये सारी चीजों को अपने कॉपी में आपको राइट डाउन करना है। राइट डाउन करेंगे तो आपका राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होगी एग्जाम के लिए। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं हम लोग